नमस्ते, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। सौबात की एक बात का, सौबात की एक बात में आज नए साल पर हुए पलटवार का पुतिन ने ज़ेलेंस्की से हिसाब बराबर कर लिया। ब्राजील को किसने दंगे की आग में झोंक दिया? क्या कड़ाके की ठंड की वजह से यूपी के कानपुर में हार्ट अटैक के मामले बढ़े और भारत जोड़ो यात्रा में पुजारी पॉलिटिक्स पर राहुल गांधी गिर गए? तो रूस ने जंग में अब तक का सबसे बड़ा दावा किया है और दावे ये कि उसकी सेना ने डोनेत्स्क के क्रामातोर्स्क शहर में यूक्रेन के 600 सैनिकों को मार गिराया। इसे पुतिन का सबसे बड़ा बदला अब तक बताया जा रहा है, क्योंकि इस साल के शुरुआत में ही यूक्रेन ने 89 रूसी सैनिकों को मार गिराया था, जिसके बाद यूक्रेन ने इस बात का डर जताया था कि पुतिन बदला जरूर लेंगे। और अब रूस जो दावा कर रहा है उसके मुताबिक पुतिन ने यूक्रेन को एक बड़ा घाव दिया है। उन्होंने अपने 89 सैनिकों का मौत का ऐसा इंतकाम लिया कि पूरा का पूरा यूक्रेन कांप जाए। पुतिन की सेना ने डोनेत्स्क के क्रामातोर्स्क शहर में यूक्रेन के एक ठिकाने को तबाह करने का दावा किया। रूस के मुताबिक उसके मिसाइल हमले में यूक्रेन के 600 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों की संख्या में ज़ेलेंस्की के सैनिक घायल भी हो गए। हालांकि रूस की तरफ से ये नहीं बताया गया कि उसने यूक्रेन पर यह हमला कब किया और न ही क्रामातोर्स्क में यूक्रेन के ठिकाने पर हमले का कोई वीडियो सामने आया। लेकिन रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के 600 सैनिकों को मार गिराया है और इसके लिए उसकी सेना के खुफिया विभाग ने यूक्रेन के ठिकाने के बारे में सटीक जानकारी दी थी, जिसकी मदद से रूस ने मिसाइल हमला किया और उस इमारत को उड़ा दिया जिसमें यूक्रेन के सैनिक रह रहे थे। रूस के मुताबिक क्रामातोर्स्क शहर में यूक्रेन ने 2 इमारतों में अपने सैनिकों को रखा था। इन इमारतों में यूक्रेन ने बड़ी संख्या में हथियार भी रखे थे। रूस ने दावा किया कि उन दोनों इमारतों में यूक्रेन के 1300 सैनिक मौजूद थे और रूस के मिसाइल हमले ने उनमें आधे सैनिकों को ढेर कर दिया। हालांकि यूक्रेन ने रूस के इस दावे को सिरे से नकार दिया। यूक्रेन ने 600 सैनिकों को मार गिराने के रूस के दावे को प्रोपेगेंडा बताया ताकि यूक्रेन के सैनिकों का मनोबल कम किया जा सके। यूक्रेन के मुताबिक उसकी सेना ने नए साल पर डोनेत्स्क के मकीवका शहर में रूस के 400 सैनिकों को मारा था, लेकिन रूस उसका बदला नहीं ले पाया, तो वो यूक्रेन के 600 सैनिकों के खात्मे का झूठ फैला रहा है और इसी वजह से रूस के इस हमले का कोई सबूत तक नहीं है। हालांकि इसी बीच रूस ने यूक्रेन पर हमले का एक वीडियो भी जारी किया। रूस ने ये नहीं बताया कि जिस हमले का उसने वीडियो जारी किया वो क्रामातोर्स्क शहर का है या फिर नहीं, लेकिन उसने ये दावा जरूर किया कि यूक्रेन पर इस बार उसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली मोर्टार से धावा बोला। मोर्टार से हमले के बाद वीडियो में एक जगह पर जोरदार धमाका होता दिखाई दिया। धमाका इतना जोरदार था कि वहां से धुएं का गुबार उठता नजर आया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसके खतरनाक मोर्टार से दागे गए गोले ने कुछ ही सेकंड में यूक्रेन के बेस को तबाह कर दिया। रूस के मुताबिक उसने यह हमला 2S4 चुल्पान मोर्टार से किया, जिससे निकला गोला 20 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को आसानी से खत्म कर सकता है। इस मोर्टार में एक साथ 20 गोले लोड किए जा सकते हैं और ये मोर्टार हर 1 मिनट में 130 किलो वजन का एक गोला दाग सकता है, जो दुश्मन के परखच्चे उड़ाने के लिए काफी होता है, क्योंकि जिस मोर्टार का रूस ने इस्तेमाल किया उसे दुनिया का सबसे बड़ा मोर्टार माना जाता है, जिसने यूक्रेन की सेना के बेस को ध्वस्त कर दिया। रूस के मुताबिक यूक्रेन के बेस पर नजर रखने के लिए उसने ड्रोन का सहारा लिया और एक बार जब ये तय हो गया कि वहां बड़ी संख्या में यूक्रेन ने सैनिक और गोला बारूद रखे हैं, तो उसने 2S4 चुल्पान मोर्टार से गोला दाग दिया। रूस ने दावा किया कि हमले में यूक्रेन के कई सैनिक मारे गए, जबकि उसकी कई बख्तरबंद गाड़ियां भी तबाह हो गयी। हालांकि यूक्रेन ने रूस के इस दावे को भी नकार दिया। यूक्रेन के मुताबिक इसकी सेना के किसी भी बेस पर पिछले कुछ दिनों में एक भी हमला नहीं हुआ। उधर ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में पूर्व राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारो के समर्थकों ने बवाल मचा दिया। उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए संसद भवन पर कब्जा जमा लिया और फिर सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने मिलकर ब्राजील की संसद की सूरत बिगाड़ दी। हाथों में देश के झंडे लिए उनमें कुछ लोग राष्ट्रपति की कुर्सी पर चढ़े नजर आए, तो कुछ मीटिंग हॉल की टेबलों पर कूदते दिखाई दिए। एक वक्त पर तो हालात ऐसे हो गए कि हिंसक होती भीड़ को रोकने के लिए पुलिस को दनादन आंसू गैस के गोले दागने पड़े। हालांकि इसके बाद भी प्रदर्शनकारी नहीं रुके और उन्होंने पुलिस की लगाई बैरिकेडिंग को उखाड़कर फेंक दिया, जिन्हें रोकने के लिए घोड़े पर मौजूद कई पुलिस वाले दिखाई दिए, लेकिन प्रदर्शनकारियों के आगे उनकी एक न चली। पुलिस ने जितने आंसू गैस के गोले दागे उतने ही पत्थर दूसरी तरफ से बरसाए गए, जिसके बाद प्रदर्शन हिंसक हो गया और असल में ब्राजील में नए राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने पिछले हफ्ते ही अपना पद संभाला, जिसके बाद से वहां पर बोल्सोनारो के समर्थक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और बोल्सोनारो की हार के लिए सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदार मानते हुए उन्होंने वहां भी जबरदस्त तोड़फोड़ की। वहां से आए एक वीडियो में उन्होंने ऐसा उत्पात मचाया कि बिल्डिंग का एक भी कांच सही सलामत नहीं दिखा। वहीं अंदर मौजूद फर्नीचर को भी प्रदर्शनकारियों ने बर्बाद कर दिया। इस दौरान वो ब्राजील की सरकार और राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए।
हंगामा कर रहे प्रदर्शनकारी संसद भवन की छत पर चढ़ गए और वहां जाकर सरकार के विरोध में नारे दीवार पर लिख दिए, जिन्हें वहां से हटाने के लिए जब पुलिस की एक टुकड़ी संसद भवन की छत पर पहुंची तो वहां अफरा तफरी मच गई। दावा किया गया कि इस प्रदर्शन के दौरान हजारों की तादाद में बोल्सोनारो के समर्थक वहां मौजूद थे, जिसका अंदेशा ब्राजील की सरकार को पहले से था। इसलिए प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए वहां पर पुलिस के साथ ही सेना की टुकड़ियां भी तैनात कर दी गई थी और करीब हफ्ते भर पहले ही देश में इमरजेंसी का ऐलान भी कर दिया गया था। इसके बावजूद बोल्सोनारो के समर्थक नहीं रुके। आरोप है कि उन्होंने संसद भवन के अंदर घुसकर न सिर्फ तोड़फोड़ की बल्कि वहां मौजूद कई अहम दस्तावेजों को भी तहस नहस कर दिया, जिसके बाद कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके लिए उन्हें बस में भरकर वहां से जेल ले जाया गया। हालांकि गिरफ्तारी के बावजूद भी वहां बवाल नहीं थमा। दिन भर हुए हंगामे के बाद कुछ लोगों ने वहां रात को भी संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट पर तैनात पुलिसकर्मियों पर आतिशबाजी की। आरोप है कि इन प्रदर्शनकारियों में अब तक करीब 400 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन ब्राजील में जारी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। और इधर सुप्रीम कोर्ट ने अवैध धर्मांतरण मामले में अटॉर्नी जनरल से सहयोग मांगा। इस मुद्दे से जुड़ी याचिका में गलत तरीके से धन परिवर्तन को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश देने की मांग की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अवैध धर्मांतरण को गंभीर मुद्दा बताते हुए उसे राजनीतिक रंग नहीं देने की टिप्पणी की। साथ ही अटॉर्नी जनरल से इस मामले में दाखिल याचिका में सहयोग करने और सुझाव देने को कहा। इस मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। और उधर ईरान से मिल रही धमकियों के बीच इजराइल ने अपने स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड कर दिया। इजराइल के मुताबिक अब उसका ये एयर डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों को भी आसानी से ढेर कर देगा, जबकि पहले स्पाइडर डिफेंस सिस्टम की मदद से सिर्फ ड्रोन, लड़ाकू विमान और अटैक हेलीकॉप्टरों पर ही हमले किए जाते थे। लेकिन ईरान ने इन दिनों जिस तरह से अपनी मिसाइलों का दम दिखाया, इजराइल अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए मजबूर हो गया, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर ईरान से जंग छिड़ी तो उसकी मिसाइलें इजराइल पर कहर बनकर टूट पड़ेंगी। इसी वजह से उसने पहले ही ईरान की मिसाइलों से निपटने की तैयारी शुरू कर दी और इसके लिए उसने स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम बनाने वाली कंपनी को उसे अपग्रेड करने के लिए कह दिया, ताकि डिफेंस सिस्टम की ताकत को बढ़ाया जा सके और ईरान को ये संदेश भी दिया जा सके कि इजराइल के पास उसकी मिसाइलों का काल आ गया है, क्योंकि इजराइल ने स्पाइडर डिफेंस सिस्टम में जो बदलाव किए उसने उसकी मारक क्षमता को बढ़ा दिया और जमीन से हवा में मार करने वाला स्पाइडर डिफेंस सिस्टम दुश्मनों के लिए बड़ा खतरा बन गया। इजराइल के मुताबिक इस डिफेंस सिस्टम में नए मिसाइल इंटरसेप्टर को लगाया गया, जिसके बाद हमला करने के लिए आई मिसाइलों का ये और भी तेजी से पता लगा पाएगा। इसके साथ ही इसमें जमीन से हवा में मार करने वाली पाइथन और डर्बी मिसाइलें भी लगाई गई हैं, जो दुश्मन को देखते ही तेजी से उसकी तरफ झपटती हैं और एक ही वार में उसका काम तमाम कर देती हैं। इजराइल का ये एयर डिफेंस सिस्टम भारत और यूएई जैसे देशों ने खरीदा है। इजराइल के मुताबिक इसे खरीदने वाले देशों के एयर डिफेंस सिस्टम को भी उनकी कंपनी अपग्रेड करेगी। और इस बीच पटना एयरपोर्ट पर फ्लाइट में शराब पीकर हंगामा करने वाले 2 आरोपी यात्रियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिनकी शिकायत फ्लाइट के मैनेजर ने लिखित में की थी, जिसके बाद उन यात्रियों पर एफआईआर भी दर्ज की गई। इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट की पटना पहुंचते ही सीआईएसएफ की मदद से रोहित और नीतीश नाम के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। शराब पीने का पुष्टि हुई, दोनों पर एफआईआर होगा। विमान के कर्मचारी ने एटीसी को पहले ही बता दिया था कि आरोपी यात्रियों के पास शराब भी है। और उधर खबर है कि पाकिस्तानी सेना के मिलिट्री ऑपरेशन से घबराकर आतंकी संगठन टीटीपी एक बार फिर पाकिस्तान की सरकार के साथ युद्ध विराम के लिए तैयार है, जबकि पिछले साल 28 नवंबर को इस आतंकी संगठन ने सीज फायर तोड़ दिया था और पाकिस्तान के शहरों पर आतंकी हमले तेज करने की धमकी दी थी। पाकिस्तान की सरकार के साथ शांति समझौता तोड़ने के बाद टीटीपी ने कई शहरों को निशाना बनाया। उसके आतंकी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में भी घुस गए और वहां के एक रिहायशी इलाके में आत्मघाती हमला कर पाकिस्तान की सरकार को खुली चुनौती दे दी। पाकिस्तान की परेशानी तब और बढ़ गई जब टीटीपी ने अफगानिस्तान की सीमा के पास मौजूद बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अपनी सरकार बनाने का ऐलान कर दिया। लेकिन अब खबर है कि टीटीपी दोबारा युद्ध विराम के लिए तैयार हो गया है, क्योंकि वो अपने आतंकियों के खिलाफ पाकिस्तानी सेना के ऑपरेशन से बुरी तरह घबरा गया। पाकिस्तान ने टीटीपी के खिलाफ तब बड़ा ऑपरेशन लॉन्च कर दिया था जब उसने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को निशाना बनाने की धमकी दे दी, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने टीटीपी को उखाड़ फेंकने के लिए अपनी सेना को उतार दिया, क्योंकि शहबाज शरीफ सरकार को ये डर सताने लगा था कि कहीं अफगानिस्तान की तरह ही पाकिस्तान पर भी तालिबान का कब्जा न हो जाए। इसी डर की वजह से कुछ रोज पहले पाकिस्तानी सेना ने अफगानिस्तान के नांगरहार प्रांत में ड्रोन से हवाई हमला कर टीटीपी के ठिकानों को उड़ा दिया। इसी तरह दक्षिणी वजीरिस्तान में भी पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की, जिसमें टीटीपी के 11 आतंकियों की मौत हो गई और माना जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना की इसी कार्रवाई से डरकर टीटीपी समझौते के लिए तैयार हो गया है।
और उसका कहना है कि वो हमेशा से ही पाकिस्तान के साथ युद्ध विराम चाहता था, लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने उसके साथ सीज फायर खत्म किया था, जिसके बाद से ही पाकिस्तान उसके निशाने पर है। पाकिस्तान के अखबार डॉन को भेजे गए एक वीडियो में टीटीपी प्रमुख मुफ्ती नूर वली महसूद ने पाकिस्तान के साथ बातचीत और संघर्ष विराम समझौता करने की बात कही। खबर ये भी है कि पाकिस्तान सरकार और टीटीपी के बीच समझौते के लिए बातचीत भी शुरू हो गई है। हालांकि पाकिस्तान की सेना लगातार टीटीपी के आतंकियों को निशाना बनाने में जुटी है और माना जा रहा है कि पाकिस्तान के मिलिट्री ऑपरेशन से डरकर ही टीटीपी फिर से समझौते का राग अलापने लगा है। और इधर पाकिस्तान की सरकार के साथ सीज फायर की कवायद शुरू होने के बीच टीटीपी का एक नया वीडियो भी सामने आया, जिसमें उसके आतंकी हथियार चलाने को ट्रेनिंग लेते हुए साफ दिखाई दी और बताया जा रहा है कि ये वीडियो अफगानिस्तान के एक इलाके का है, जहां तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकी अमेरिका के छोड़े गए आधुनिक और घातक हथियारों के साथ ट्रेनिंग करते दिखाई दिए। जो वीडियो सामने आया उसमें सुरक्षा बल जैसे कपड़े पहने टीटीपी के आतंकी हथियार चलाने और दुश्मन को ढेर करने का गुर सीखते दिखे। इस वीडियो के सामने आने के बाद ये आशंका जताई जा रही है कि ये आतंकी संगठन पाकिस्तान पर किसी बड़े हमले की ताक में है। मतलब ये कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान पर कोई बड़ा हमला हो सकता है। जबकि खबर ये आई थी कि वो पाकिस्तान के साथ दोबारा सीज फायर चाहता है, लेकिन ये वीडियो सामने आने के बाद माना जा रहा है कि टीटीपी सीज फायर की आड़ में अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है। और उस बीच श्रीलंका के खिलाफ होने वाली वनडे सीरीज में जसप्रीत बुमराह टीम का हिस्सा नहीं होंगे। इसका मतलब ये कि बुमराह को मैदान में वापसी के लिए अभी इंतजार करना होगा, जिसकी वजह बुमराह की फिटनेस को माना जा रहा है। चोट के बाद टीम इंडिया में तेज गेंदबाज बुमराह की वापसी की उम्मीद थी। पहले उन्हें टीम में शामिल भी किया गया, लेकिन बाद में बाहर कर दिया गया। गुवाहाटी में 10 जनवरी से भारत और श्रीलंका के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच होगा। उधर ग्रीस से बढ़ते तनाव के बीच तुर्की की वायुसेना ने ट्रेनिंग का एक वीडियो जारी किया। दोनों देशों के बीच समुद्री सीमा, नेचुरल गैस और एजियन सागर के टापुओं को लेकर विवाद है, जिसकी वजह से तुर्की और ग्रीस के बीच कई बार युद्ध जैसे हालात तक बन चुके हैं। इस बीच तुर्की ने अपनी वायुसेना की ट्रेनिंग का एक वीडियो जारी किया, जिसके जरिए तुर्की ने ग्रीस को ये चेतावनी दे दी कि अगर उसने एजियन सागर के टापुओं पर अपना हक जताना बंद नहीं किया तो अंजाम बुरा होगा। ट्रेनिंग का जो वीडियो सामने आया उसमें तुर्की के लड़ाकू विमान आसमान में अपनी ताकत को परखते दिखाई दिए। यही नहीं, इस ट्रेनिंग में अमेरिका के E-3A AWACS यानी एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम विमान ने भी हिस्सा लिया और तुर्की के फाइटर जेट उस विमान के साथ तालमेल बिठाते दिखाई दिए। इससे पहले भी तुर्की ने अपने सैनिकों के ट्रेनिंग का वीडियो जारी किया था। और इधर सऊदी अरब में हज यात्रा के लिए ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत कर दी गई। सऊदी अरब की सरकार ने हज और उम्रा यात्रा के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसके जरिए वहां के नागरिक हज और उम्रा यात्रा के लिए आवेदन कर सकेंगे। क्योंकि सऊदी सरकार ने अभी विदेशों से आने वाले हजियों के लिए इस सुविधा की शुरुआत नहीं की है, लेकिन वो जल्द ही उनके लिए भी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की शुरुआत करने वाली है, जिससे हाजियों को वीजा के लिए यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत न पड़े। और उधर अमेरिका में भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह ने इतिहास रच दिया। वो अमेरिका में पहली महिला सिख जज बन गई, जिनकी नियुक्ति अमेरिका के टेक्सास की हैरिस काउंटी कोर्ट में हुई। इसके साथ ही वो अमेरिका में भारतीय मूल की पहली महिला सिख जज बन गई। वो वहां पिछले 20 साल से वकालत कर रही हैं और स्थानीय स्तर पर कई नागरिक अधिकार संगठनों से भी जुड़ी रही हैं। और इधर उत्तर प्रदेश में इस साल सर्दी लोगों की जान की दुश्मन बन गई है। कानपुर में भीषण ठंड की वजह से आए हार्ट अटैक से पिछले 10 दिनों में करीब 50 लोगों की जान चली गई, जिनमें बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है। दावा है कि ठंड की वजह से लोगों का दिल का दौरा पड़ने के मामलों में अचानक तेजी देखी गई। LPS इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के आंकड़ों की माने तो 1 जनवरी को उनके अस्पताल में 4 मरीजों की मौत हुई। वहीं 2 जनवरी को ये बढ़कर 6 तक पहुंच गई। इसके अलावा 4 और 6 जनवरी को पारा इतना नीचे लुढ़का कि इन दोनों ही दिनों में 8 लोगों की मौत हुई। आज हृदय रोग संस्थान में 723 रोगी आए थे, जिनका परीक्षण किया गया, उपचार किया गया। डॉक्टरों का मानना है कि इस साल पड़ रही सर्दी से लोगों का लड़ पाना मुश्किल हो रहा है। LPS इंस्टीट्यूट के डॉक्टर के मुताबिक अब तक उनके अस्पताल में 51 लोगों की जान सर्दी की वजह से आए हार्ट अटैक के कारण हुई। वहीं 57 लोग ऐसे थे जो जब तक उनके अस्पताल पहुंचे वो जान गंवा चुके थे। और इस बीच अफ्रीकी देश दक्षिणी सूडान के राष्ट्रपति का एक वीडियो वायरल होने से बवाल मच गया। उन्होंने राष्ट्रगान के वक्त पैंट में ही पेशाब कर दिया था, जिसके बाद वीडियो बनाने के जुर्म में 6 पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। असल में दक्षिणी सूडान के राष्ट्रपति सल्वा कीर ने राष्ट्रगान गाते हुए पैंट में पेशाब कर दिया, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो गया। इस वीडियो के साथ लोगों ने तरह तरह के तंज कसते हुए उनकी आलोचना भी की, जिसके बाद इसे रिकॉर्ड करने के आरोप में 6 पत्रकारों को जेल में डाल दिया गया। और उधर पुतिन के वफादार रमजान कादिरोव के लड़ाकू का एक नया वीडियो सामने आया है, जिसमें जेलेंस्की की सेना को पस्त करने के लिए बड़ी संख्या में कादिरोव के लड़ाके यूक्रेन रवाना होते हुए दिखाई दिए।
जिसके बाद ये दावा किया जा रहा है कि रूसी सेना के साथ मिलकर कादिरोव के ये लड़ाके यूक्रेन की सेना पर जोरदार प्रहार करने की तैयारी में है। मतलब ये कि आने वाले कुछ दिनों में यूक्रेन पर बड़ा हमला होने वाला है। जो वीडियो सामने आया उसमें बड़ी संख्या में आधुनिक हथियारों से लैस कादिरोव के लड़ाके जंग में उतरने के लिए तैयार दिखे। इस दौरान वहाँ बर्फबारी भी होती रही। यूक्रेन जाने से पहले कादिरोव का एक कमांडर लड़ाकू में जोश भरता नजर आया। इसके बाद सारे लड़ाके वहाँ खड़े विमान में सवार होते दिखाई दिए। पूरी तैयारी होने के बाद वो विमान कादिरोव के लड़ाकों को लेकर वहाँ से उड़ गया, जबकि वीडियो के एक दूसरे हिस्से में कुछ लड़ाके बसों की मदद से यूक्रेन के लिए रवाना होते दिखे। और उधर दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच ने बिहार के नवादा से साइबर ठगी के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद हुआ। और इसके साथ ही 25 एटीएम कार्ड और 16 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए। पुलिस की मौजूदगी में बरामद कैश को मशीन से गिना गया। 2 रुपए वो बरामद हुआ, 16 मोबाइल फोन है। साइबर फ्रॉड केस में क्राइम ब्रांच की टीम ने दिल्ली के जुगल किशोर जैन नाम के एक व्यापारी की शिकायत पर यह कार्रवाई की, जिन्होंने दिसंबर महीने में 58 लाख रुपए ठगी की शिकायत दर्ज कराई थी। और उधर न्यूज 18 को दिल्ली के कंझावाला कांड से जुड़ी एक्सक्लूसिव जानकारी हाथ लगी है, जिसमें आरोपियों ने ये कबूल कर लिया है कि उन्हें पता था कि अंजलि उनकी कार के नीचे फंसी है। इससे पहले आरोपियों ने पुलिस को कार में तेज म्यूजिक चलाने की झूठी कहानी बताई थी। लेकिन अब न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक आरोपियों को इस बात की जानकारी थी कि उनकी कार के नीचे अंजलि फंसी हुई थी। पुलिस की पूछताछ के दौरान आरोपियों ने ये बात कबूल की है। उन्होंने ये भी बताया कि हादसे के बाद उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां जाएं। इसी वजह से वो गाड़ी को सड़क पर दौड़ाते रहे। और न्यूज 18 इंडिया को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक आरोपी अमित जो कार चला रहा था, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और उन्हें ये डर था कि अगर लड़की को गाड़ी से निकाला तो वो फंस जाएंगे। इसीलिए एक्सीडेंट होने के बाद आरोपियों ने अंजलि को कार के नीचे से निकालने तक की कोशिश नहीं की। और उस बीच चीन ने एक बार फिर ताइवान की सीमा के पास युद्ध अभ्यास किया, जिसका ताइवान ने विरोध किया है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने अभ्यास का वीडियो भी जारी किया और खबर है कि ये अभ्यास उसी दिन हुआ जब जर्मनी के सांसदों का ग्रुप ताइवान यात्रा पर था। और इसी दौरान चीन ने ताइवान की सीमा के पास बमों और गोलियों से शोरगुल शुरू कर दिया, जिसका मकसद जर्मनी के सांसदों को ये बताना था कि ताइवान अलग नहीं बल्कि चीन का हिस्सा है। पिछली बार जब अमेरिकी संसद की स्पीकर पेलोसी ने ताइवान की यात्रा की थी तो चीन इसी तरह बौखलाया था। उसने ताइवान को 6 तरफ से घेर कर ऐसा माहौल बना दिया था कि लगा कि उसके और ताइवान के बीच युद्ध होने वाला है। लेकिन युद्ध नहीं हुआ और कई दिनों तक ताइवान को परेशान करने के बाद चीन चुप हो गया। लेकिन चीन की हरकतों को पहचानने वाली दुनिया जानती है कि वो ताइवान को इतनी आसानी से अपने हाथों से नहीं जाने देगा, जिसका सबूत उसने सुबह सुबह मिलिट्री ड्रिल करके दे दिया, जिसमें उसकी वायुसेना और नौसेना दोनों ने हिस्सा लिया। वायुसेना के लड़ाकू विमान तो ताइवान की हवाई सीमा के बहुत नजदीक तक चले गए और उन्होंने लड़ाकू विमानों से बम बरसाने की प्रैक्टिस की, जबकि नौसेना के जहाजों ने समंदर में टारगेट पहचान कर उसे बर्बाद करने का अभ्यास किया। जिसके बाद ताइवान ने इसका विरोध किया और उसके रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वो चीन के लड़ाकू विमानों और जंगी जहाजों पर नजर रखी जा रही है। और ताइवान भी 2 दिन बाद एक मिलिट्री ड्रिल करेगा, जिसका मकसद अपनी ताकत और तैयारियों का जायजा लेना होगा, क्योंकि ताइवान का कहना है कि चीन के 57 लड़ाकू विमानों और जहाजों ने ताइवान के आसपास ड्रिल की, जिनमें 28 ताइवान की हवाई सीमा में घुस गए थे और उन्होंने ताइवान स्ट्रेट में बनी मीडियन लाइन को पार कर लिया था। यानी चीन ने एक बार फिर ताइवान के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। वो फिर से ताइवान की समुद्री और हवाई सीमा में घुसा, जो ताइवान का मूड खराब करने के लिए काफी है, क्योंकि उसे डर है कि चीन की ये ड्रिल कभी भी हमले में बदल सकती है। और उधर अमेरिका ने चीन के पड़ोसी देशों के साथ ड्रिल तेज कर दी है, जिसका मतलब यह है कि वो इंडो पैसिफिक रीजन में चीन को अपनी मौजूदगी का एहसास कराना चाहता है और वहां अपनी ताकत बढ़ाना चाहता है, क्योंकि चीन समंदर के इस हिस्से में दादागिरी करने का सपना देख रहा है, जिसका हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के आसपास बसे देश विरोध करते हैं। लेकिन चीन ने अपनी नेवी की शक्ति इतनी बढ़ा ली है कि नंबर के मामले में वो अमेरिका से आगे निकल चुका है और इसीलिए चीन के खिलाफ खड़े देश एकजुट हो रहे हैं और अमेरिका ने उन्हीं देशों से हाथ मिलाया और इंडो पैसिफिक रीजन में मिलिट्री ड्रिल तेज कर दी। क्योंकि अगर इन देशों की सेनाएं एक साथ आ गई तो चीन की लंबी चौड़ी नौसेना उनके सामने बौनी लगेगी। अमेरिका ने इंडो पैसिफिक रीजन में जिन देशों के साथ ड्रिल की उनमें दक्षिण कोरिया भी शामिल है, जिसके साथ अमेरिकी वायुसेना ने दिसंबर में युद्ध अभ्यास किया और अमेरिका के B-52 बॉम्बर और F-22 लड़ाकू विमानों ने दक्षिण कोरिया के F-35A और F-15K लड़ाकू विमानों के संग उड़ान भरी। दक्षिण कोरिया की सरकार ने इस ड्रिल का वीडियो भी शेयर किया था, जिसमें दोनों देशों के लड़ाकू विमान इंडो पैसिफिक रीजन में समंदर के ऊपर आसमान में उड़ान भरते नजर आए।
और ये अभ्यास उत्तर कोरिया के उस ऐलान के 2 दिन बाद किया गया जिसमें उसकी सेना ने सैटेलाइट लॉन्च करने की बात कही थी और किम ने 2011 में उत्तर कोरिया की सत्ता संभाली थी। जिसके बाद 2022 पहला ऐसा साल रहा जिसमें उत्तर कोरिया ने सबसे ज्यादा मिसाइल टेस्ट किए। यही नहीं, चीन और उत्तर कोरिया की दोस्ती बढ़ने के भी संकेत हैं। यानी इंडो पैसिफिक रीजन में चीन और उत्तर कोरिया दोनों बड़ा खतरा बन चुके हैं, जिनसे निपटने के लिए अमेरिका बाकी देशों को एक कर रहा है। उसने दक्षिण कोरिया के अलावा जापान, भारत और ताइवान की सेना के साथ भी अभ्यास किया। भारत के संग तो उसने उत्तराखंड में अभ्यास किया, वो भी LAC से केवल 100 किलोमीटर दूर, जिस पर चीन बौखला उठा था, क्योंकि अमेरिका और चीन के पड़ोसी देशों की नजदीकी का मतलब है समंदर में चीन की हार की जमीन तैयार होना। और इधर बिहार की दानापुर कोर्ट ने IAS अधिकारी संजय हंस और RJD के पूर्व विधायक गुलाब यादव पर केस दर्ज करने का आदेश दे दिया। उन दोनों पर एक महिला के साथ गैंगरेप का आरोप है और साथ ही उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने पिस्तौल के बल पर न सिर्फ उस महिला का रेप किया बल्कि इस दौरान उसका वीडियो भी बना लिया, जिसके बाद उन्होंने उस वीडियो के जरिए महिला को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। फिर उसके साथ कई बार बुलाकर उसके साथ रेप किए हैं। उस महिला की शिकायत के बाद इस मामले को दानापुर ACJM कोर्ट ने दर्ज करने का आदेश दिया। उधर पाकिस्तान के कराची से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें एक के बाद एक कई धमाके होते हुए दिखाई दिए। लेकिन वहां हुआ एक धमाका इतना जोरदार था कि उसकी आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा। कराची शहर में हुए सिलेंडर ब्लास्ट का जो वीडियो सामने आया उसमें जोरदार धमाके होते दिखाई दिए। जिस जगह पर ये धमाके हो रहे थे उसी के ठीक बगल से एक मेट्रो भी गुजरती नजर आई। गनीमत ये रही कि विस्फोट के बाद भी मेट्रो को नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि एक सिलेंडर धमाके के बाद उड़कर सड़क पर जा पहुंचा, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई, लेकिन किसी तरह से लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। सिलेंडर में ब्लास्ट किस वजह से हुआ इसका पता नहीं चल सका। इधर ट्रैफिक जाम के बीच एक कार की छत पर बैठकर शराब पीते हुए एक आदमी का वीडियो वायरल हो गया। इस वीडियो को हरियाणा के गुरुग्राम का बताया गया, जिसमें वो आदमी कार की छत पर हाथ में ग्लास और बोतल के साथ बैठा हुआ नजर आया, जिसका वीडियो वहीं ट्रैफिक में फंसे कुछ लोगों ने बना लिया, फिर उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जहां लोगों ने कार की छत पर शराब पीने वाले आदमी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। इस बीच खबर है कि अमेरिका की एयरफोर्स की बढ़ती ताकत देखकर चीन खौफ में मरा जा रहा है और खुद चीन के रक्षा विशेषज्ञ डर जता रहे हैं कि अमेरिका की वायुसेना में इतनी जबरदस्त क्षमता जुटा ली है कि जंग के मैदान में उसका सामना करना चीन के बस की बात नहीं, क्योंकि अमेरिका की नई ताकत बनकर उभरे हैं उसके मौजूदा कार्गो प्लेन। यानी अमेरिकी वायुसेना की नई ताकत कोई नया हथियार नहीं है, बल्कि उसके सामान ढोने वाले विमान ही उसके नए हथियार बन गए हैं। अमेरिका ने ऐसी तकनीक विकसित कर ली है जिसके जरिए वो अपने मालवाहक जहाजों से लंबी रेंज की क्रूज मिसाइलें लॉन्च कर सकता है। इस बात ने चीन को दिन में तारे दिखा दिए हैं, क्योंकि जंग में बम दागने वाले विमानों से ज्यादा कार्गो विमान उड़ान भरते हैं और उन्हें ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। ऊपर से वो बॉम्बरों से ज्यादा वजन भी ढो सकते हैं, यानी उनमें ज्यादा मिसाइलें ले जाई जा सकती हैं। ऐसे में अगर अमेरिका और चीन में जंग छिड़ी और अमेरिका ने अपनी कार्गो विमानों से मिसाइलों की बारिश कर दी तो चीन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम धरे के धरे रह जाएंगे। इधर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक साइको किलर की वजह से दहशत मच गई है और आरोप है कि वहां एक सिरफिरे ने कई बुजुर्ग महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया, जिन्हें जान से मारने का तरीका बिल्कुल एक सा था। पुलिस का दावा है कि साइको किलर ने पहले तो महिलाओं का रेप किया और फिर उन्हीं के कपड़ों की मदद से उनका गला घोंटकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। सुबह सुबह वो अपने घर से बाहर गई थी जंगल के लिए 29 दिसंबर के दिन, तब से वो नहीं लौटी। 30 दिसंबर की सुबह में उनकी बॉडी मिली थी। बताया गया कि हत्या का पहला मामला 5 दिसंबर 2022 को सामने आया, जब 60 साल की एक बुजुर्ग महिला का शव खेत से बरामद हुआ, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके साथ रेप होने और फिर गला घोंटकर मारे जाने की पुष्टि की गई। इसके बाद 17 दिसंबर को भी ऐसी ही एक घटना सामने आई, जहां 62 साल की एक महिला की हत्या रेप के बाद ठीक उसी तरह से की गई और फिर 30 दिसंबर को एक 65 साल की महिला का भी रेप के बाद इसी तरह से कत्ल कर दिया गया। शरीर के कपड़े भी नहीं थे और वो भी गलाधार पे मार दिया गया था। उसके बाद में उसके गांव वाले ने अपने घर ले आए थे। बताया गया कि इन घटनाओं के बाद पुलिस ने साइको किलर की जांच के लिए 3 टीमें तैनात कर दी। वहीं उस पर 25,000 का इनाम घोषित करते हुए उसके पोस्टर भी जगह जगह लगवा दिए, ताकि जल्द से जल्द ये हत्यारा गिरफ्त में आ सके। उधर अफ्रीकी देश सेनेगल के कैफीन प्रांत में एक बस हादसे में 39 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। बताया गया कि हादसा रात के वक्त टायर फटने की वजह से हुआ।
जिससे चीख पुकार मच गई। दो बसों की जोरदार टक्कर के बाद उनके परखच्चे उड़ गए। एक बस का तो आगे का हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। चारों तरफ सामान बिखरा पड़ा दिखाई दिया। रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंची। इस बीच चीन के चियांशी प्रांत में कोहरे की वजह से एक ट्रक हादसे का शिकार हो गया, जिसकी चपेट में आकर 19 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए और वहां अफरा तफरी मच गई। हादसा रात वक्त हुआ जब कुछ लोग अंतिम संस्कार के लिए शमशान जा रहे थे। इसी दौरान एक तेज रफ्तार ट्रक ने भीड़ को टक्कर मारी, जिसमें 19 लोगों की मौत हो गई। घने कोहरे को देखते हुए पुलिस ने लोगों को सड़क पर सावधानी बरतने की सलाह दी। इधर जयपुर में राजस्थान लोक सेवा आयोग की टीचर भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में प्रशासन ने एक्शन लेते हुए एक कोचिंग सेंटर पर बुलडोजर चला दिया। लेकिन इस कार्रवाई के लिए प्रशासन की टीम पूरी तैयारी के साथ पहुंची थी, जिसके बाद देखते ही देखते 3 घंटे के अंदर कोचिंग सेंटर के बाहरी हिस्से को पूरी तरह से तोड़ दिया गया। बुलडोजर ने 5 मंजिला इमारत को मलबे में तब्दील कर दिया। पर माफिया की बिल्डिंग को जयपुर में जमींदोज किया जा रहा, बुलडोजर चलाया जा रहा। असल में पिछले महीने 23 और 24 दिसंबर को राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पेपर लीक होने का मामला सामने आया था और इस मामले में 6 नकल माफिया समेत 55 लोगों को गिरफ्तार किया। लेकिन जैसे ही प्रशासन को पता चला कि पेपर लीक के आरोपी सुरेश ढाका और भूपेंद्र सारण का जयपुर में अवैध कोचिंग सेंटर है, उसने बुलडोजर वाली कार्रवाई की और अवैध कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया। उधर ब्रिटेन की न्यूज वेबसाइट द इंडिपेंडेंट का दावा है कि वहां के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अगला चुनाव हार सकते हैं। न्यूज वेबसाइट ये दावा अपने एक सर्वे के आधार पर किया है, जिसमें ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक और उनके 15 मंत्रियों की हार का दावा किया गया। ब्रिटेन में 2024 के दौरान होने वाले आम चुनाव के लिए ब्रिटेन की न्यूज वेबसाइट द इंडिपेंडेंट ने एक सर्वे करवाया, जिसके आधार पर उनका दावा है कि 5 कैबिनेट मंत्रियों को छोड़कर बाकी सभी अपनी सीट गंवा सकते हैं। उन्होंने इस लिस्ट में ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक का भी नाम शामिल किया। इस बीच ताइवान की शिपिंग कंपनी एवरग्रीन मरीन कॉर्पोरेशन ने अपने कर्मचारियों को 52 महीने का वेतन बोनस में दे दिया। 2022 में हुई जबरदस्त कमाई के बाद कंपनी ने कर्मचारियों को बोनस देने का फैसला किया, जो कर्मचारियों के 4 साल के वेतन के बराबर है। ताइवान की शिपिंग कंपनी एवरग्रीन मरीन कॉर्पोरेशन ने अपने कुछ कर्मचारियों को 52 महीने तो कुछ को 10 महीने का वेतन बोनस में दिया। उधर इजराइल के शहर तेल अवीव में बेंयामिन नेतन्याहू सरकार की नई नीतियों के खिलाफ लोगों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार की नई नीतियों से न्याय प्रणाली और लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हो जाएंगी, जिसके विरोध में तेल अवीव में लोगों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बेंयामिन नेतन्याहू सरकार की नीतियों के विरोध में हजारों की संख्या में लोगों ने शहर की सड़कों पर प्रदर्शन किया। वहां से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें हाथों में नारे लिखी तख्तियां और बैनर लेकर लोग सरकार के विरोध में आवाज बुलंद करते दिखाई दिए। ड्रोन से ली गई एक तस्वीर में सड़कों पर लोगों का हुजूम दिखा। भीड़ की वजह से सड़कों पर पैर तक रखने की जगह नहीं थी। बेंयामिन नेतन्याहू सरकार के खिलाफ हो रहे इस प्रदर्शन में हर उम्र के लोग शामिल हुए। एक तस्वीर में कुछ लड़के और लड़कियां हाथों में तख्तियां लिए नजर आए, जबकि कई लोग इजराइल का झंडा लहराते दिखे। और उधर दिल्ली में जल्द ही यात्री मेट्रो की तरह डीटीसी और क्लस्टर बसों में भी स्मार्ट कार्ड से भुगतान कर सकेंगे। इसके अलावा इस कार्ड का इस्तेमाल मेट्रो में सफर के दौरान भी किया जा सकेगा। यानी यात्रियों को मेट्रो और बस में सफर के लिए अलग अलग कार्ड की जरूरत नहीं होगी, बल्कि एक ही कार्ड से उनका काम पूरा हो जाएगा। ये पूरा सिस्टम नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड पर आधारित होगा, जिसके लिए दिल्ली परिवहन विभाग ने टेंडर जारी कर दिए हैं। मुंबई की सरकारी बसों में ये सिस्टम पहले से ही लागू है। उधर ट्विटर पर वायरल हुए एक अजीबोगरीब जीव के वीडियो ने लोगों को बुरी तरह डरा दिया है। दावे किए जाने लगे कि वो जीव इस पृथ्वी से नहीं है, बल्कि वो किसी दूसरे ग्रह से आया एलियन है। क्योंकि जो वीडियो वायरल हुआ उसमें बिच्छू के साइज का वो जीव एकदम ट्रांसपेरेंट नजर आया। मतलब उसके शरीर के आर पार बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा था। ऐसा लगा जैसे वो जेली से बना हो। ऐसा अनदेखा जीव देखकर सोशल मीडिया पर लोग उसे एलियन बताने लगे। जिस मछुआरे ने समंदर से उस जीव को पकड़ा, उसे भी उसके एलियन होने का शक हुआ। लेकिन कुछ न्यूज वेबसाइट ने दावा किया कि ये कोई एलियन नहीं, बल्कि समंदर की गहराई में पाए जाने वाला फ्रोनिमा नाम का जीव है। ये वीडियो भी ताज़ा नहीं है, ये कुछ महीने पुराना है, जो दोबारा वायरल हो रहा है। इस बीच राजस्थान के अलवर में बीजेपी सांसद बाबा बालकनाथ ने बहरोड पुलिस के डीएसपी की तुलना गुंडे से कर दी। उन्होंने आरोप लगाया कि डीएसपी ने गैंगवॉर की घटना में आरोपियों की जगह कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। उन्हीं की रिहाई की मांग पर पुलिस और बीजेपी सांसद बालकनाथ आपस में उलझ गए। इसी दौरान उन्होंने डीएसपी को वर्दी वाला गुंडा करार दे दिया। सबसे बड़ा गुंडा पुलिस की वर्दी में आप हो यहाँ पर। राजस्थान के अलवर में 4 दिन पहले एक अस्पताल में गैंगवॉर की घटना हुई थी। आरोप है कि इसी मामले में पुलिस ने छात्र संघ के कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे कुछ कार्यकर्ताओं को पकड़ लिया।
उधर तुर्की ने उत्तरी सीरिया में 10 कुर्द लड़ाकों को मारने का दावा किया। ये जानकारी तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने दी और बताया कि उसने उत्तरी सीरिया में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के खिलाफ 2 ऑपरेशन चलाए, जिनमें पहले 2 कुर्द लड़ाके और दूसरे में 8 कुर्द लड़ाके मारे गए। तुर्की पिछले कुछ महीनों से लगातार कुर्द लड़ाकों को मारने का दावा कर रहा है। कभी वो उत्तरी इराक में एयर स्ट्राइक करता है तो कभी उत्तरी सीरिया में हमला। सीरिया में तो उसके सैनिक आए दिन घुस रहे हैं। एर्दोआन ने तो यहाँ तक कह दिया कि वो सीरिया के खिलाफ जमीनी जंग छेड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जिसका ट्रेलर वो वहाँ कुर्द लड़ाकों को मार कर दिखा रहे हैं। और उधर दिल्ली में कड़ाके की ठंड और कोहरे का असर सड़क के साथ हवाई यात्रा पर भी दिखा, जिसकी वजह से दिल्ली एयरपोर्ट के 150 विमानों को समय बदलने पड़े। क्योंकि कोहरे की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर 32 उड़ानें देरी से पहुंची। वहीं 118 घरेलू विमानों ने भी देरी से उड़ान भरी, जबकि कम विजिबिलिटी की वजह से 3 उड़ानों को जयपुर डाइवर्ट किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में अगले कुछ दिन लोगों को ठंड से राहत नहीं मिलेगी। और इस बीच चीन में कोरोना वायरस से बिगड़ते हालात अब पूरी दुनिया के लिए चिंता बढ़ा रहे हैं। पता चला है कि चीन का लूनर न्यू ईयर आने से पहले ही वहां पर लाखों लोग अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं करने वाले हैं, जबकि चीन के शहर कोरोना से बुरी तरह बेहाल है। कुछ शहरों का हाल तो ये है कि वहां 90% तक आबादी कोरोना की चपेट में होने की बात सामने आई है। यानी पूरा शहर कोरोना वायरस से बेहाल। ये हालात चीन के हेनान प्रांत के बताए जा रहे हैं। हेनान की कुल आबादी 9 करोड़ 94 लाख है, जबकि कोरोना पॉजिटिव लोगों की गिनती 8 करोड़ 85 लाख बताई गई। यानी शहर की 90% आबादी को कोरोना हो चुका है। लेकिन चीन अपने देश के लोगों को कोरोना से बचाने की बजाय ये दिखाने में लगा है कि वहाँ सब कुछ बिल्कुल ठीक है। चीन के आधिकारिक आंकड़े तो सच से कोसों दूर हैं। वहाँ की सरकार सब कुछ जानने के बावजूद सारी पाबंदियां हटाने पर तुली है। यहाँ तक कि चीन ने लूनर न्यू ईयर मनाने पर भी कोई पाबंदी नहीं लगाई, ना तो भीड़ जुटाने पर और ना ही कोरोना से जुड़ी कोई दूसरी सावधानी। यहाँ तक कि अब तो चीन में कोरोना से जुड़े लक्षण होने पर टेस्ट कराना भी जरूरी नहीं है। और यही वजह है चीन की सरकार धड़ल्ले से पूरी दुनिया के सामने झूठ बोल रही है। चीन के अस्पतालों में बेड खत्म हैं, कब्रिस्तान भर चुके हैं, यहाँ तक कि लोग खुले में अपनों के शवों को छोड़कर जाते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन चीन कह रहा है कि वहाँ केवल 30 लोगों की मौत कोरोना के कारण बीते 1 महीने में हुई। असल में चीन ने मरीजों का कोरोना टेस्ट कराना ही अब बंद कर दिया है और तो और नियम इतने सख्त कर दिए गए हैं कि मरने के बाद मरीज के फेफड़ों की जाँच की जा रही है। अगर शव के फेफड़ों में वायरस मिलता है तभी उसे कोरोना से होने वाली मौत से जोड़ा जाता है, जबकि जांच ना तो जीते जी हो रही है और ना ही मरने के बाद। यही वजह है कि चीन में शवों का अंबार लगा है। लेकिन चीन की सरकार बता रही है कि कोरोना के हालात काबू में हैं। और यही बात अब पूरी दुनिया के लिए टेंशन बढ़ा रही है, क्योंकि भले ही चीन बताए ही कि वहां पर हालात सामान्य है, लेकिन पूरी दुनिया जान चुकी है कि कोरोना विस्फोट के कारण चीन बेहाल है। इसलिए दुनिया के कई देश चीन के नागरिकों के लिए खास नियम बना चुके हैं। चीन से आने जाने वाले विमानों में हर नागरिक की कोरोना जांच जरूरी कर दी गई है। मतलब ये कि जिस जांच को चीन गैर जरूरी कर चुका है, पूरी दुनिया उसे फिर से जरूरी कर रही है। दावा किया जा रहा है कि चीन में घरेलू उड़ानों से ही करीब 3.5 करोड़ लोगों ने पिछले 1 हफ्ते में यात्राएं की हैं। ऊपर से चीन के ही लोगों को लगने लगा है कि कोरोना के कारण उनका अपना देश असुरक्षित है, इसलिए लोग अपना लूनर न्यू ईयर विदेश में मनाना चाहते हैं। यही वजह है कि यूरोप और अमेरिका में चीन से लाखों यात्रियों के पहुँचने का अनुमान है, जो पूरी दुनिया के लिए डर बढ़ा रहा है। और इधर दिल्ली के उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर उन्हें चर्चा के लिए आमंत्रित किया है, क्योंकि दिल्ली में चुनाव की वजह से दोनों के बीच कई महीनों से बैठकें नहीं हो पा रही थी। जिसके बाद उन्होंने अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुद्दों पर चर्चा के लिए बुलाने का फैसला किया। उन्होंने लिखा कि अब चुनाव खत्म हो गए हैं, ऐसे में शहर में गवर्नेंस और जनहित के लिए बैठकें शुरू होनी चाहिए। इससे पहले केजरीवाल ने उपराज्यपाल को चिट्ठी लिखकर उन पर पद के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया था। और उधर पश्चिमी मीडिया में ये दावा किया गया कि जान जाने के डर से घबराए पुतिन ने क्रिसमस का त्योहार भी अकेले ही अब मनाया। रूस से आए एक वीडियो में वो चर्च में अकेले नजर आए, जहां चर्च के पादरियों के अलावा कोई नजर नहीं आया। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन का भरोसा अपने लोगों से उठ गया है और उन्हें अब दिन रात सिर्फ जान जाने का खतरा सताने लगा है, जिसके लिए रूस में तख्ता पलट की कोशिशें भी तेज हो चुकी हैं, ताकि उसके बाद पुतिन को ठिकाने लगाया जा सके। दावा है कि इसी वजह से पुतिन भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचते हुए नजर आए। जानकारी के मुताबिक क्रिसमस पर प्रार्थना करने के लिए पुतिन के आने से पहले ही पूरे चर्च को खाली करा लिया गया, जिसके बाद उस चर्च में सिवाय पादरी और पुतिन के कोई और नजर नहीं आया। और इस बीच न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने पंजाब के गैंगस्टर अर्शदीप डल्ला को डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित कर दिया। मतलब ये कि न्यूज 18 की दिखाई खबर पर एक बार फिर मुहर लग गई।
क्योंकि न्यूज 18 ने पिछले साल 29 नवंबर को ये खबर दिखाई थी कि विदेशों में बैठे पंजाब के 5 अपराधियों को एनआईए की रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित करने जा रहा है। और इस खबर के दिखाए जाने के करीब 1.5 महीने बाद केंद्र सरकार ने अर्शदीप डल्ला को डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित कर दिया। खालिस्तान टाइगर फोर्स नाम के आतंकी संगठन से संबंध रखने वाला अर्शदीप डल्ला पंजाब के लुधियाना का रहने वाला है और सुरक्षा एजेंसियों के डर से कनाडा में छिपा है। उस पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी हरदीप सिंह निज्जर से संबंध रखने के आरोप हैं। इसके अलावा वो पाकिस्तान से ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के साथ टेरर फंडिंग से भी जुड़ा है। और 29 नवंबर को न्यूज 18 की उस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में ये भी बताया गया था कि अर्शदीप डल्ला के अलावा लखबीर सिंह लांडा और गोल्डी बराड़ पाकिस्तान में बैठे हरविंदर सिंह रिंदा और आर्मेनिया में छिपे लक्की पटियाल पर सरकार जल्द शिकंजा कसेगी, क्योंकि इन सभी पर भारत में कई आतंकी वारदात कराने के आरोप हैं। न्यूज 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एनआईए ने जो अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी थी उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि कनाडा में बैठा अर्शदीप डल्ला भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने में जुटा है और इसके लिए वो देश के नौजवानों को बरगला रहा है। वो न सिर्फ आतंकी गतिविधियों के लिए पैसे जुटा रहा है बल्कि आतंकी हमलों के लिए पाकिस्तान से हथियार भी भिजवा रहा है। मतलब ये कि अर्शदीप डल्ला पाकिस्तान के इशारे पर भारत को दहलाने की साजिश में जुटा है। इसी वजह से केंद्र सरकार ने उसे डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित कर दिया। डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित होने के बाद अब एनआईए देश और विदेश में मौजूद उसकी संपत्ति जब्त करने में जुट गई है। उधर मुंबई में रिंदा और सोनू खत्री गैंग से जुड़े 3 बदमाशों को पंजाब की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया। इनमें उनकी मदद मुंबई एटीएस ने की और गैंगस्टर रिंदा के गुर्गों को धर दबोचा जो लंबे वक्त से फरार चल रहे थे। ये तीनों ही मुंबई के कल्याण में छिपे हुए थे। पिछले 2-3 दिन से यही तो रहे थे, हम इनको फॉलो कर रहे थे। पंजाब की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने मुंबई एटीएस के साथ मिलकर रिंदा और सोनू खत्री गैंग से जुड़े इन तीनों कुख्यात बदमाशों को पकड़ा। इन पर हत्या और अपहरण के कई मामले दर्ज हैं। और इस बीच कर्ज के लिए आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही है। शहबाज शरीफ ने कुछ रोज पहले ही ये दावा किया था कि आईएमएफ के प्रमुख ने उन्हें फोन किया था और पाकिस्तान की बदहाल होती अर्थव्यवस्था पर उनसे बात की थी, लेकिन शहबाज शरीफ के इसी दावे की वजह से पूरी दुनिया में उनकी जगहसाई हो गई, क्योंकि आईएमएफ ने शहबाज शरीफ के दावे को झूठा बता दिया। आईएमएफ ने शहबाज शरीफ की पोल खोल कर रख दी और एक बयान जारी करके ये बताया कि आईएमएफ प्रमुख ने शहबाज शरीफ को फोन नहीं किया बल्कि खुद उनकी तरफ से बातचीत के लिए अपील की गई थी। इससे पहले पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि शहबाज शरीफ ने एक भाषण के दौरान आईएमएफ प्रमुख का फोन आने का दावा किया था। और इसी के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी इसे लेकर एक आधिकारिक बयान जारी किया था। और इतना ही नहीं, शहबाज शरीफ ने तो ये तक दावा कर दिया था कि लोन की अगली किश्त पर बात करने के लिए आईएमएफ की टीम भी पाकिस्तान पहुंचेगी। लेकिन आईएमएफ ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के इस दावे को भी झुठला दिया। आईएमएफ ने साफ कर दिया कि उनकी तरफ से टीम पाकिस्तान भेजने जैसी कोई बात ही नहीं की गई। यानी पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने एक नहीं बल्कि 2 झूठ बोले, वो भी ऐसे वक्त में जब उन्हें आईएमएफ की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि आईएमएफ ने पिछले साल अक्टूबर से ही उसकी $100 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 8,000 करोड़ की लोन की किश्त रोक दी है। पाकिस्तान आईएमएफ की शर्तों को पूरा नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से उसे कर्ज मिलना मुश्किल हो रहा है। लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान की सरकार झूठे दावे कर आईएमएफ के सामने अपनी साख गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ की किरकिरी भी हुई। हालांकि इसी बीच वो विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के साथ जिनेवा रवाना हो गए, जहां वो पाकिस्तान के बाढ़ पीड़ितों के नाम पर यूरोप के देशों में चंदा मांगेंगे। पिछले साल पाकिस्तान के कई प्रांतों में भीषण बाढ़ आ गई थी, जिसकी वजह से उन इलाकों के लोगों की जिंदगी नर्क से भी बदतर हो गई। वहां के लोग अब भी बीमारी और दूसरी परेशानियों से जूझ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की आर्थिक हालत इतनी खराब हो गई है कि वो अपने ही लोगों की मदद नहीं कर पा रहा है। इसी वजह से शहबाज शरीफ जिनेवा गए हैं। खबर के मुताबिक वहां शहबाज शरीफ $1,600 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 1,30,000 करोड़ जुटाने की कोशिश करेंगे और उन्हें उम्मीद है कि इस चंदे से बाढ़ में बर्बाद हुए लोगों को राहत मिल पाएगी। और इधर बॉम्बे हाईकोर्ट ने लोन फ्रॉड केस में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को जमानत दे दी और सुनवाई के दौरान उनकी गिरफ्तारी को नियमों के खिलाफ बताया। चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को 1-1 लाख के निजी मुचलके पर जमानत दी गई। सीबीआई ने अरेस्ट किया है, वो अरेस्ट इलीगल है और इसीलिए इमीडिएटली इनको छोड़ देना चाहिए। दोनों को दिसंबर में सीबीआई ने वीडियोकॉन लोन फ्रॉड केस में गिरफ्तार किया था। उधर खबर है कि अमेरिकी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी गोल्डमैन सैक्स ग्रुप इस हफ्ते करीब 3,000 कर्मचारियों की छटनी कर सकता है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक घोषणा अब तक नहीं हुई।
लेकिन मीडिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि गोल्डमैन सैक्स कंपनी इस हफ्ते सबसे बड़ी छटनी करेगी। इस कंपनी में कुल 49,000 से ज्यादा कर्मचारी हैं। अगर छटनी हुई तो सबसे ज्यादा असर कोर ट्रेडिंग और बैंकिंग इकाइयों के कर्मचारियों पर पड़ेगा। और उस बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में जनता महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतर आई है। वहां पर राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रो की तस्वीर लिए सैकड़ों प्रदर्शनकारी दिखाई दिए, जिन्होंने लगातार बढ़ती महंगाई के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए वहां जोरदार नारेबाजी की। इस दौरान वहां इतने लोग जुट गए कि सड़कों पर पैर रखने की जगह तक नहीं बची। इस दौरान कुछ लोग तो वहां गाजे बाजे के साथ पहुंचे। आरोप है कि मैक्रो सरकार की नीतियों की वजह से वहां महंगाई अपने चरम पर पहुंच गई, जिसके बाद न सिर्फ रियायतों में कटौती की गई बल्कि पेंशन के नियमों में भी बदलाव कर दिया गया, जिसके खिलाफ सैकड़ों लोग विरोध जताने के लिए पेरिस की सड़कों पर प्रदर्शन करते दिखाई दिए। और उधर मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने सम्मेलन में विशेष डाक टिकट भी जारी किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों को विदेश की धरती पर भारत का ब्रांड एम्बेसडर बताया। सशक्त और समर्थ भारत की आवाज सुनाई देती। कोरोना की वजह से 4 साल बाद प्रवासी भारतीय सम्मेलन किया गया, जिसमें पीएम मोदी ने विशेष डाक टिकट, सुरक्षित जाएं, प्रशिक्षित जाएं भी जारी किया। और उधर खबर है कि अमेरिका का F-15 EX ईगल 2 जेट उसका सबसे ताकतवर लड़ाकू विमान बनने जा रहा है। उसमें ऐसे दमदार फीचर जुड़ गए हैं जो अमेरिका के दूसरे किसी फाइटर जेट में नहीं है। और F-15 EX ईगल 2 की ये ताकत है, उसकी मिसाइलें ले जाने की क्षमता। हाल ही में हुए कामयाब मिसाइल टेस्ट के बाद ये तय है कि ईगल 2 हवा से हवा में वार करने वाली इतनी मिसाइलें अपने साथ ले सकेगा जितना अमेरिका के किसी और फाइटर जेट के बस की बात नहीं। अमेरिकी वायुसेना ने बताया कि ईगल 2 की क्षमता 12 मिसाइलों की होगी और इतनी क्षमता न तो अमेरिका के F-16 में है, न F-22 रैप्टर में और न F-35A में। हालांकि ज्यादा मिसाइलें ले जाना ही ईगल 2 की इकलौती खासियत नहीं, ये अमेरिका की एयरफोर्स का ऐसा पहला विमान है जो उसकी नई हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल से भी लैस होगा। यानी ईगल 2 अमेरिका का ब्रह्मास्त्र बन सकता है, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइलें ही भविष्य का हथियार है और इस रेस में अमेरिका रूस और चीन जैसे अपने दोनों दुश्मनों से पीछे है। और इधर उत्तराखंड के जोशीमठ में लोगों का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आपदा के कारण जिन घरों को सील किया जा रहा है, वहां पर रहने वाले लोग विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर आए और अपने गुस्से का इजहार करने लगे। बड़ी संख्या में महिलाएं सड़कों पर बैठ गई और सड़क पर काफी लंबा जाम लग गया। गाड़ियां घंटों तक सड़क पर ही फंसी रहीं। स्थानीय लोगों ने सड़क को ब्लॉक कर लिया है। यहाँ महिलाएं हैं, बच्चे हैं और कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ के लोगों की शिकायत यह है कि उनकी बात सुने बिना ही उनके घरों को सील कर दिया गया, जबकि उनके लिए कोई दूसरा सुरक्षित ठिकाना तक नहीं तय किया गया। व्यवस्था पे रखा जाए तब हम जाएंगे, पहले ही सील करने लगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, 5-6 महीने के, कहाँ जाएंगे। दूसरी तरफ घरों और सड़कों पर दिखने लगी दरारें वहाँ दहशत का माहौल बना रही हैं। और इसीलिए सरकार भी सतर्क है। लोगों को ये भरोसा दिया जा रहा है कि जोशीमठ को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत भी जोशीमठ का हाल देखने पहुंचे और उन्होंने लोगों की हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। हम लोग पर्याप्त तरीके से उनकी मदद सहायता करने को शासन प्रशासन लगा हुआ है। जोशीमठ में ऐसी जगहों की गिनती लगातार बढ़ती रही है जहां आपदा बड़ा खतरा बन सकती है। इसीलिए ऐसी इमारतों पर लाल रंग से क्रॉस का निशान बनाया जा रहा है। ये मोटी मोटी दरारें यहाँ पर भी इन सीढ़ियों पर भी आई हैं और ये भी देखिए किस तरीके से ये पूरा का पूरा सीमेंट निकल गया है, यानी कि ये पूरा जो ढांचा है वो जर्जर हो उठा है। हालांकि जोशीमठ की आपदा का वैज्ञानिक समाधान निकालने के लिए भी तेजी से काम किया जा रहा है। उधर पश्चिम बंगाल के बर्धमान से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें यात्रियों से भरी एक बस तेज रफ्तार में आते हुए सामने से दिखी और देखते ही देखते वो पूरी तरह पलट गई। वीडियो में पहले एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस गुजरती नजर आई, उसके ठीक पीछे लोगों से खचाखच भरी बस आती दिखी जो अचानक दाईं तरफ मुड़ी। लोग इतने कि कुछ तो बस की छत पर भी बैठे नजर आए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बस पूरी तरह पलट गई और ऊपर बैठे लोग इधर उधर बिखर गए। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद अपने सैनिकों को रखा था। इन इमारतों में यूक्रेन ने बड़ी संख्या में हथियार भी रखे थे। रूस ने दावा किया कि उन दोनों इमारतों में यूक्रेन के 1300 सैनिक मौजूद थे।
और रूस के मिसाइल हमले ने उनमें आधे सैनिकों को ढेर कर दिया। हालांकि यूक्रेन ने रूस के इस दावे को सिरे से नकार दिया। यूक्रेन ने 600 सैनिकों को मार गिराने के रूस के दावे को प्रोपेगेंडा बताया ताकि यूक्रेन के सैनिकों का मनोबल कम किया जा सके। यूक्रेन के मुताबिक उसकी सेना ने नए साल पर डोनेत्स्क के मकीवका शहर में रूस के 400 सैनिकों को मारा था, लेकिन रूस उसका बदला नहीं ले पाया, तो वो यूक्रेन के 600 सैनिकों के खात्मे का झूठ फैला रहा है। और इसी वजह से रूस के इस हमले का कोई सबूत तक नहीं है। हालांकि इसी बीच रूस ने यूक्रेन पर हमले का एक वीडियो भी जारी किया। रूस ने ये नहीं बताया कि जिस हमले का उसने वीडियो जारी किया वो क्रामातोर्स्क शहर का है या फिर नहीं, लेकिन उसने ये दावा जरूर किया कि यूक्रेन पर इस बार उसने दुनिया के सबसे शक्तिशाली मोर्टर से धावा बोला। मोर्टर से हमले के बाद वीडियो में एक जगह पर जोरदार धमाका होता दिखाई दिया। धमाका इतना जोरदार था कि वहां से धुएं का गुबार उठता नजर आया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसके खतरनाक मोर्टर से दागे गए गोले ने कुछ ही सेकंड में यूक्रेन के बेस को तबाह कर दिया। रूस के मुताबिक उसने यह हमला 2S4 चुल्पान मोर्टर से किया, जिससे निकला गोला 20 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को आसानी से खत्म कर सकता है। इस मोर्टर में एक साथ 20 गोले लोड किए जा सकते हैं और ये मोर्टर हर 1 मिनट में 130 किलो वजन का एक गोला दाग सकता है, जो दुश्मन के परखच्चे उड़ाने के लिए काफी होता है, क्योंकि जिस मोर्टर का रूस ने इस्तेमाल किया उसे दुनिया का सबसे बड़ा मोर्टर माना जाता है, जिसने यूक्रेन की सेना के बेस को ध्वस्त कर दिया। रूस के मुताबिक यूक्रेन के बेस पर नजर रखने के लिए उसने ड्रोन का सहारा लिया और एक बार जब ये तय हो गया कि वहां बड़ी संख्या में यूक्रेन ने सैनिक और गोला बारूद रखे हैं, तो उसने 2S4 चुल्पान मोर्टर से गोला दाग दिया। रूस ने दावा किया कि हमले में यूक्रेन के कई सैनिक मारे गए, जबकि उसकी कई बख्तरबंद गाड़ियां भी तबाह हो गई। हालांकि यूक्रेन ने रूस के इस दावे को भी नकार दिया। यूक्रेन के मुताबिक इसकी सेना के किसी भी बेस पर पिछले कुछ दिनों में एक भी हमला नहीं हुआ। उधर ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में पूर्व राष्ट्रपति जाइर बोल्सोनारो के समर्थकों ने बवाल मचा दिया। उन्होंने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए संसद भवन पर कब्जा जमा लिया और फिर सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने मिलकर ब्राजील की संसद की सूरत बिगाड़ दी। हाथों में देश के झंडे लिए उनमें कुछ लोग राष्ट्रपति की कुर्सी पर चढ़े नजर आए, तो कुछ मीटिंग हॉल की टेबलों पर कूदते दिखाई दिए। एक वक्त पर तो हालात ऐसे हो गए कि हिंसक होती भीड़ को रोकने के लिए पुलिस को दनादन आंसू गैस के गोले दागने पड़े। हालांकि इसके बाद भी प्रदर्शनकारी नहीं रुके और उन्होंने पुलिस की लगाई बैरिकेडिंग को उखाड़कर फेंक दिया। जिन्हें रोकने के लिए घोड़े पर मौजूद कई पुलिस वाले दिखाई दिए, लेकिन प्रदर्शनकारियों के आगे उनकी एक न चली। पुलिस ने जितने आंसू गैस के गोले दागे, उतने ही पत्थर दूसरी तरफ से बरसाए गए, जिसके बाद प्रदर्शन हिंसक हो गया और असल में ब्राजील में नए राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने पिछले हफ्ते ही अपना पद संभाला, जिसके बाद से वहां पर बोल्सोनारो के समर्थक लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और बोल्सोनारो की हार के लिए सुप्रीम कोर्ट को जिम्मेदार मानते हुए उन्होंने वहां भी जबरदस्त तोड़फोड़ की। वहां से आए एक वीडियो में उन्होंने ऐसा उत्पात मचाया कि बिल्डिंग का एक भी कांच सही सलामत नहीं दिखा। वहीं अंदर मौजूद फर्नीचर को भी प्रदर्शनकारियों ने बर्बाद कर दिया। इस दौरान वो ब्राजील की सरकार और राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। हंगामा कर रहे प्रदर्शनकारी संसद भवन की छत पर चढ़ गए और वहां जाकर सरकार के विरोध में नारे दीवार पर लिख दिए, जिन्हें वहां से हटाने के लिए जब पुलिस की एक टुकड़ी संसद भवन की छत पर पहुंची तो वहां अफरा तफरी मच गई। दावा किया गया कि इस प्रदर्शन के दौरान हजारों की तादाद में बोल्सोनारो के समर्थक वहां मौजूद थे, जिसका अंदेशा ब्राजील की सरकार को पहले से था। इसलिए प्रदर्शनकारियों पर काबू पाने के लिए वहां पर पुलिस के साथ ही सेना की टुकड़ियां भी तैनात कर दी गई थी और करीब हफ्ते भर पहले ही देश में इमरजेंसी का ऐलान भी कर दिया गया था। इसके बावजूद बोल्सोनारो के समर्थक नहीं रुके। आरोप है कि उन्होंने संसद भवन के अंदर घुसकर न सिर्फ तोड़फोड़ की, बल्कि वहां मौजूद कई अहम दस्तावेजों को भी तहस नहस कर दिया, जिसके बाद कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके लिए उन्हें बस में भरकर वहां से जेल ले जाया गया। हालांकि गिरफ्तारी के बावजूद भी वहां बवाल नहीं थमा। दिन भर हुए हंगामे के बाद कुछ लोगों ने वहां रात को भी संसद भवन और सुप्रीम कोर्ट पर तैनात पुलिसकर्मियों पर आतिशबाजी की। आरोप है कि इन प्रदर्शनकारियों में अब तक करीब 400 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन ब्राजील में जारी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। और इधर सुप्रीम कोर्ट ने अवैध धर्मांतरण मामले में अटॉर्नी जनरल से सहयोग मांगा। इस मुद्दे से जुड़ी याचिका में गलत तरीके से धन परिवर्तन को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश देने की मांग की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अवैध धर्मांतरण को गंभीर मुद्दा बताते हुए उसे राजनीतिक रंग नहीं देने की टिप्पणी की। साथ ही अटॉर्नी जनरल से इस मामले में दाखिल याचिका में सहयोग करने और सुझाव देने को कहा। इस मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी।
और उधर ईरान से मिल रही धमकियों के बीच इजराइल ने अपने स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड कर दिया। इजराइल के मुताबिक अब उसका ये एयर डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों को भी आसानी से ढेर कर देगा। जबकि पहले स्पाइडर डिफेंस सिस्टम की मदद से सिर्फ ड्रोन, लड़ाकू विमान और अटैक हेलीकॉप्टरों पर ही हमले किए जाते थे, लेकिन ईरान ने इन दिनों जिस तरह से अपनी मिसाइलों का दम दिखाया, इजराइल अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए मजबूर हो गया। क्योंकि उसे मालूम है कि अगर ईरान से जंग छिड़ी तो उसकी मिसाइलें इजराइल पर कहर बनकर टूट पड़ेंगी। इसी वजह से उसने पहले ही ईरान की मिसाइलों से निपटने की तैयारी शुरू कर दी और इसके लिए उसने स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम बनाने वाली कंपनी को उसे अपग्रेड करने के लिए कह दिया, ताकि डिफेंस सिस्टम की ताकत को बढ़ाया जा सके और ईरान को यह संदेश भी दिया जा सके कि इजराइल के पास उसकी मिसाइलों का काल आ गया है, क्योंकि इजराइल ने स्पाइडर डिफेंस सिस्टम में जो बदलाव किए उसने उसकी मारक क्षमता को बढ़ा दिया और जमीन से हवा में मार करने वाला स्पाइडर डिफेंस सिस्टम दुश्मनों के लिए बड़ा खतरा बन गया। इजराइल के मुताबिक इस डिफेंस सिस्टम में नए मिसाइल इंटरसेप्टर को लगाया गया, जिसके बाद हमला करने के लिए आई मिसाइलों का ये और भी तेजी से पता लगा पाएगा। इसके साथ ही इसमें जमीन से हवा में मार करने वाली पाइथन और डर्बी मिसाइलें भी लगाई गई हैं, जो दुश्मन को देखते ही तेजी से उसकी तरफ झपटती हैं और एक ही वार में उसका काम तमाम कर देती हैं। इजराइल का ये एयर डिफेंस सिस्टम भारत और यूएई जैसे देशों ने खरीदा है। इजराइल के मुताबिक इसे खरीदने वाले देशों के एयर डिफेंस सिस्टम को भी उनकी कंपनी अपग्रेड करेगी। तो रूस ने जंग में अब तक का सबसे बड़ा दावा किया है और दावे ये कि उसकी सेना ने डोनेस्क के क्रामातोर्स्क शहर में यूक्रेन के 600 सैनिकों को मार गिराया। इसे पुतिन का सबसे बड़ा बदला अब तक बताया जा रहा है, क्योंकि इस साल के शुरुआत में ही यूक्रेन ने 89 रूसी सैनिकों को मार गिराया था, जिसके बाद यूक्रेन ने इस बात का डर जताया था कि पुतिन बदला जरूर लेंगे और अब रूस जो दावा कर रहा है उसके मुताबिक पुतिन ने यूक्रेन को एक बड़ा घाव दिया है। उन्होंने अपने 89 सैनिकों का मौत का ऐसा इंतकाम लिया कि पूरा का पूरा यूक्रेन कांप जाए। पुतिन की सेना ने डोनेस्क के क्रामातोर्स्क शहर में यूक्रेन के एक ठिकाने को तबाह करने का दावा किया। रूस के मुताबिक उसके मिसाइल हमले में यूक्रेन के 600 सैनिकों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों की संख्या में जेलेंस्की के सैनिक घायल भी हो गए। हालांकि रूस की तरफ से ये नहीं बताया गया। पुतिन का दोस्त सर्बिया और नेटो के समर्थन वाला कोसोवो एक बार फिर सामने आ गया है और इस बार कोसोवो के एक सैनिक की फायरिंग में सर्ब समुदाय के 2 लोग जख्मी हो गए और इस बात पर फिर बवाल शुरू हो गया, जिसके बाद यूरोप के देश सर्बिया और कोसोवो के भिड़ने और उनका साथ देने के लिए रूस और नेटो के लड़ाई में कूदने की आशंका ने पूरी दुनिया को दहला दिया। अपने लोगों पर हुए हमले के विरोध में इस बार मध्य कोसोवो में रहने वाले सर्ब समुदाय का हुजूम सड़कों पर उतर गया। उत्तरी सर्बिया से उलट कोसोवो के बाकी हिस्से में रहने वाले सर्ब समुदाय के लोग कोसोवो का नियम कायदा मानते रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने भी कोसोवो की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। और परेशानी की बात यह है कि कोसोवो में रहने वाले सर्ब समुदाय के लोग अकेले नहीं हैं, बल्कि उनके सिर पर पड़ोसी देश सर्बिया का हाथ है और इसलिए सर्बिया ने कोसोवो में अपने लोगों की हिफाजत के लिए वहां पर अपनी सेना और पुलिस भेजने की इजाजत मांगी है। लेकिन नेटो ने सर्बिया की मांग ठुकराकर इस आग में घी डाल दिया। कोसोवो में शांति बनाए रखने के लिए वहां नेटो की सेना तैनात है। सर्बिया ने कहा था कि जिस तरह कोसोवो में सरकार और सर्ब समुदाय के लोग आमने सामने आए हुए हैं, उसे देखते हुए उसे अपने 1000 तक पुलिस और सेना के जवान वहां भेजने दिए जाएं। लेकिन नेटो नहीं माना। इस बात पर सर्बिया भी चिढ़ गया और अगर सर्बिया नाराज होगा तो हो सकता है कि उसके दोस्त पुतिन भी ज्यादा देर तक चुप न बैठे। इधर पश्चिम बंगाल के बर्धमान से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें यात्रियों से भरी एक बस तेज रफ्तार में आती हुई दिखी और देखते ही देखते वो पूरी तरह पलट गई। वीडियो में पहले एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस गुजरती नजर आई, उसके ठीक पीछे लोगों से खचाखच भरी बस आती दिखी, जो अचानक दाईं तरफ मुड़ी। लोग इतने कि कुछ तो बस की छत पर भी बैठे नजर आए। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बस पूरी तरह पलट गई और ऊपर बैठे लोग इधर उधर बिखर गए। सड़क पर उठते धूल के गुबार के बीच दहशत से भरे कुछ लोग जान बचाकर भागते दिखे। वहीं आसपास मौजूद लोग भागकर यात्रियों को पलटी हुई बस से निकालने पहुंचे और थोड़ी ही देर में वहां पर भीड़ जमा हो गई। बताया गया कि हादसे के वक्त बस की रफ्तार बहुत ज्यादा थी, जिससे वो बेकाबू हो गई और सड़क से किनारे की ओर जाते हुए पलट गई, जिसे देखते ही वहां अफरा तफरी मच गई। जो जहां पर था वो काम छोड़कर बस में फंसे लोगों को बचाने पहुंचा। महिला हो या पुरुष या फिर बच्चे, सब उनको बचाने में जुट गए। खिड़कियों से भी कुछ यात्रियों को बाहर निकाला गया। हादसे वाली जगह पर सामान बिखरा पड़ा नजर आया। इस हादसे में एक आदमी की मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए। और उधर नए साल में 3 दिन की लगातार गिरावट के बाद दूसरे हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार में तेजी रही। कारोबार के दौरान चौतरफा खरीदारी हुई।
जिससे सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में जोरदार बढ़त रही। सेंसेक्स 847 अंक चढ़कर 60,747 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 242 अंक ऊपर 18,101 पर बंद हुआ। आईटी और मेटल सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा तेजी देखी गई। इस बीच राहुल गांधी के तपस्वियों और पुजारियों पर दिए बयान पर बवाल हो गया और उनके खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। यानी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल के बयान ने उन्हीं की मुसीबत बढ़ा दी है और देश के कई शहरों में उनके खिलाफ प्रदर्शन हुआ। यूपी के प्रयागराज में तो उनका पुतला भी फूंका गया, क्योंकि बीजेपी को गिरने के लिए भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल अपने ही बयान पर गिर गए और उनके तपस्वियों और पुजारियों पर दिए गए बयान पर बखेड़ा खड़ा हो गया। और ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। टी शर्ट पहनकर यात्रा कर रहे राहुल गांधी को कांग्रेस के नेता तपस्वी कह रहे हैं, लेकिन राहुल ने तपस्वियों की तारीफ के चक्कर में पुजारियों पर विवादास्पद बयान दे डाला और कांग्रेस का बैठे बिठाए नुकसान हो गया, क्योंकि संत समाज उनसे नाराज नजर आया। जगह मंदिर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? पुजारी की ही महिमा है। 2024 में बीजेपी से लड़ने के लिए कांग्रेस दिन रात मेहनत कर रही है, लेकिन कांग्रेस नेताओं के बयान उसका नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि विरोधियों ने राहुल के बयान को नफरत फैलाने वाला बताया। और उधर खबर है कि यूक्रेन जंग में एक और मॉस्को के अंत की कोशिश को रूस ने नाकाम कर दिया है। मतलब ये कि जैसे अप्रैल में रूस की नौसेना का सबसे खतरनाक जंगी जहाज मॉस्को काला सागर में डूब गया था, ठीक उसी तरह काला सागर में रूस की नौसेना के जहाज यूक्रेन के निशाने पर थे। लेकिन आखिरी पलों में यूक्रेन के हमले को नाकाम कर दिया गया। मतलब ये कि मॉस्कोवा के बाद रूस को सबसे बड़ा झटका लगने ही वाला था। यूक्रेन की जंग में इतना बड़ा हमला होने वाला था जितना पहले कभी नहीं हुआ था। काला सागर में इस वक्त रूस की नौसेना के कई बड़े जहाजों का बेड़ा मौजूद है। खबर है कि यूक्रेन को इन जहाजों की सटीक लोकेशन का पता लग चुका था, इसलिए इन जहाजों को ढेर करने के लिए एक ड्रोन भेजा गया था। यह हमला इसलिए भी बेहद अहम था क्योंकि अगर काला सागर में रूस की नौसेना कमजोर पड़ती तो रूस के हाथ से क्राइमिया भी छटक जाता। जबकि क्राइमिया को रूस की दुखती रग माना जाता है। 2014 से पहले तक क्राइमिया पर यूक्रेन का कब्जा हुआ करता था, लेकिन 2014 में रूस ने क्राइमिया पर ताकत के दम पर कब्जा कर लिया था। क्राइमिया के जरिए ही रूस की फौज काला सागर में यूक्रेन के पूरे तट की रक्षा करती है। इसलिए अगर काला सागर में मौजूद रूस की नौसेना के बेड़े की कमर टूट जाती तो क्राइमिया पर भी यूक्रेन की नजरें गड़ जाती। ज़ेलेंस्की तो कई बार क्राइमिया को वापस लेने का दावा कर चुके हैं। हालांकि खबर है कि क्राइमिया में ही रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन के ड्रोन को डिटेक्ट कर लिया और उसे हवा में ही मार गिराया। यूक्रेन का ड्रोन कहां से आया था और वो कौन सा ड्रोन था, ये अब तक साफ नहीं, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये अमेरिका से मिला स्विच ब्लेड ड्रोन हो सकता है। ये भी एक तरह का आत्मघाती ड्रोन है जो सटीक और घातक हमले करने के मामले में बेजोड़ है। हालांकि यूक्रेन की फौज के पास तुर्की से मिले बायकताश ड्रोन भी हैं। मुमकिन है कि यह हमला तुर्की के उसी ड्रोन से किया गया हो। उधर मेक्सिको सिटी में हुए एक ट्रेन हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 57 लोग घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं मेट्रो स्टेशन के बाहर भारी संख्या में पुलिस और सेना के जवान मुस्तैद नजर आए, जबकि मेट्रो के कर्मचारी हादसे वाली जगह का मुआयना करते दिखे। 2 ट्रेनों की टक्कर की वजह से यह हादसा हुआ। इधर उत्तर प्रदेश की अयोध्या जेल से 98 साल के बुजुर्ग कैदी को रिहा किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जहां जेल कर्मचारियों ने बुजुर्ग कैदी को विदाई दी, माला पहनाकर और कंबल उड़ाकर उन्हें सहारा देते हुए जेल से बाहर लाया गया। सिपाही जा रहे हैं, आपको घर पहुंचा के आएंगे। राम सूरत नाम के ये बुजुर्ग कैदी पिछले 5 साल से अयोध्या की जेल में बंद थे, लेकिन रिहाई के वक्त परिवार का कोई सदस्य उन्हें लेने नहीं आया, जिसके बाद जेल सुपरिटेंडेंट ने उन्हें अपनी गाड़ी से घर भिजवाया। और उस बीच जर्मनी में केमिकल हमले की तैयारी करने के शक में ईरान के रहने वाले एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इजराइल के मीडिया के मुताबिक उस आदमी को भाई को भी हिरासत में लिया गया, जिन पर आरोप है कि उन्होंने जर्मनी में केमिकल हमला करने के लिए साजिश रची। जर्मनी की पुलिस ने जिस आदमी को गिरफ्तार किया उस पर लंबे वक्त से नजर रखी जा रही थी। आरोप है कि उस आदमी ने साइनाइड और राइसिन नाम के खतरनाक केमिकल से हमले की तैयारी कर रखी थी। राइसिन भी साइनाइड की तरह ही एक बेहद जहरीला केमिकल होता है। खबर के मुताबिक आरोपी के भाई ने भी प्लानिंग में उसका साथ दिया था, जिसे हिरासत में अब ले लिया गया है। बताया गया कि जर्मनी को इस हमले की प्लानिंग की खबर किसी दूसरे देश की खुफिया एजेंसी से काफी पहले ही मिल गई थी, जिसके बाद उसकी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि जर्मनी की पुलिस को उसके घर से किसी तरह का केमिकल नहीं मिला। और इधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी के सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम की दीवार गिर गई, जिसके बाद उसके मलबे के नीचे कई गाड़ियां दब गई और इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया।
जिसमें वो दीवार किसी ताश के पत्ते की तरह ढहती नजर आई। सामने आए वीडियो में दीवार गिरने से ठीक पहले कुछ लोग वहां से गुजरते दिखाई दिए, लेकिन तभी सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम की दीवार भरभरा कर गिर गई। जिस समय दीवार गिरी उसके पास में कई गाड़ियां खड़ी थी जो दीवार के मलबे के नीचे दब गई। लाखों का नुकसान हुआ है और इस नुकसान सिर्फ और सिर्फ लापरवाही के कारण हुआ है। लेकिन जैसे ही गाड़ियां दीवार के नीचे दबी, उनके मालिक भी वहां पहुंच गए और उन्होंने मुआवजे की मांग की। हमें तो फुल क्लेम चाहिए इसका, क्योंकि ये देख रहे हैं जैसा कि कुछ भी बचा ही नहीं है गाड़ी में। गनीमत ये रही कि दीवार गिरने के वक्त उसके आसपास कोई मौजूद नहीं था, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। क्योंकि जिस तरह से दीवार के नीचे गाड़ियां दबी, अगर कोई उसके नीचे आता तो उसकी जान भी जा सकती थी। उधर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से जुड़ी किताब पर बवाल हो गया और बंगलुरु में कांग्रेस ने किताब के विरोध में प्रदर्शन भी किया। इस बीच कर्नाटक हाईकोर्ट ने किताब की रिलीज पर रोक लगा दी, लेकिन इस पर बवाल होता रहा और कांग्रेस ने किताब के विरोध में प्रदर्शन किया, क्योंकि किताब के कवर पेज पर सिद्धारमैया को टीपू सुल्तान की वेशभूषा में दिखाया गया, जिस पर कांग्रेस भड़क गई। 100% it is a frustration of the BJP. कांग्रेस का कहना है कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। हालांकि विमोचन से कुछ घंटे पहले ही अदालत ने बुक की रिलीज पर रोक लगा दी है। और इस बीच पाकिस्तान में आटे की ऐसी किल्लत हो गई है कि सब्सिडी वाला आटा लेने के लिए जुटी भीड़ में भगदड़ की वजह से एक आदमी की मौत हो गई। पाकिस्तान में इन दिनों आटे का भाव आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है और गेहूं की कमी की वजह से पाकिस्तान सरकार लोगों को कम दाम में आटा तक नहीं दे पा रही है। सब्सिडी के तहत थोड़ी बहुत आटे की बोरियां सरकार की तरफ से दी भी जा रही हैं, तो उसके लिए भी मारामारी शुरू हो जा रही है। ऐसी ही एक घटना वहां के सिंध प्रांत के मीरपुर खास जिले से देखने को मिली। पाकिस्तान के अखबार द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के मुताबिक वहां 2 ट्रकों पर लदा आटा लोगों को 65 रुपए प्रति किलो की दर से दिया जा रहा था, लेकिन सस्ता आटा लेने के लिए वहाँ पर भारी भीड़ जुट गयी और लोग आटे की बोरियां पाने के लिए एक दूसरे को धक्का देने लगे। इस दौरान आटा लेने आए हर्ष सिंह कोहली नाम का एक मजदूर गिर गया, लेकिन भीड़ ने इसकी परवाह नहीं की और आटा लेने की मारामारी में उसे बुरी तरह कुचल दिया, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। लेकिन पाकिस्तान के सिंध से भी बुरा हाल तो बलूचिस्तान का है। वहाँ के प्रशासन ने तो ये ऐलान कर दिया कि पूरे प्रांत में गेहूं का स्टॉक पूरी तरह खत्म हो गया है, जिसके बाद वहाँ भी अब आटे के आने वाले दिनों में बवाल हो सकता है, क्योंकि पहले से ही वहाँ आटे के आसमान छूते दामों ने लोगों का जीना हराम कर रखा है। वहाँ से आए एक वीडियो में एक बुजुर्ग सड़क पर लेटे दिखाई दिए। वो बुजुर्ग जिस गाड़ी के आगे लेटे थे वो वहाँ सब्सिडी वाला आटा देने आई थी, लेकिन उसके पास आटे की इतनी बोरियां नहीं थी कि सभी को मिल पाती। इसी बात पर वो बुजुर्ग इतना परेशान हो गए कि गाड़ी के आगे ही लेट गए। गाड़ी चलाओ हमारे ऊपर चलाओ, हमें खत्म कर दो, ना हम होंगे ना आटा लेने आएंगे। इससे कुछ रोज पहले ही बलूचिस्तान का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें गेहूं के लिए जुटी भीड़ पर पाकिस्तानी सैनिक गोलियां बरसाते दिखाई दिए। तब दावा किया गया कि उनकी फायरिंग में बड़ी संख्या में बलोच लोग घायल हो गए थे। और उधर अमेरिका के टेक्सास में एक रेस्टोरेंट में नकली हथियार दिखाकर लूट की कोशिश करने वाले लुटेरे को जान से हाथ धोना पड़ गया। रेस्टोरेंट में पहुंचा लुटेरा वहां मौजूद लोगों से पैसे की मांग कर रहा था, लेकिन तभी एक ग्राहक ने उसे पीछे से गोली मार दी। ताबड़तोड़ हुई गोलीबारी से वो लुटेरा वहीं ढेर हो गया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें वो लुटेरा बंदूक दिखाकर लोगों से पैसे की मांग करता नजर आया। इस दौरान दहशत में लोग उसे पैसे भी देते दिखाई दिए। वो बंदूक दिखाकर लोगों को डराता रहा। सब कुछ उसी के मुताबिक चल रहा था, लेकिन तभी एक ग्राहक ने अपनी बंदूक निकालकर उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिसके बाद वो वहीं बेदम होकर जमीन पर गिर गया। बताया गया कि जिस बंदूक को दिखाकर लुटेरे ने लूट की कोशिश की वो नकली थी। पुलिस अब सीसीटीवी वीडियो के आधार पर मामले की जाँच कर रही है। और इस बीच यूक्रेन की जंग का एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिससे रूसी सेना की भद्द पिट गई। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में रूस का एक सैनिक तीर और धनुष लिए हुए नजर आया और वो वीडियो में ऐसा दिखाई दिया मानो किसी पर हमले की तैयारी कर रहा हो। तीर और धनुष लिए वो सैनिक पूरी तरह से चौकन्ना नजर आया। इसके बाद वो तेजी से एक और बढ़ा और उसने एक तरफ निशाना लगाकर तीर चला दिया। ये वीडियो यूक्रेन के ही किसी इलाके का बताया गया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर पुतिन की सेना की खिल्ली उड़ाई जाने लगी। लोग हंसी उड़ाते हुए पुतिन की सेना के पास हथियार खत्म होने का तंज कसने लगे। यहाँ तक कहा जाने लगा कि अब पुतिन के जवानों को तीर और धनुष का ही भरोसा है, क्योंकि 10 महीने से ज्यादा वक्त से जारी जंग में उनके पास हथियार खत्म हो गए हैं। कई लोगों ने तो ये भी तंज किया कि अमेरिकी हथियारों का जवाब अब रूसी सैनिक तीर चला कर देंगे। हालांकि वीडियो में जो रूसी सैनिक दिखाई दिया उसके पास बंदूक भी थी, लेकिन इसे लेकर भी रूसी सेना का सोशल मीडिया पर मजाक उड़ गया और कहा गया कि ये बंदूक सिर्फ दिखाने के लिए ही कंधे पर टांगी गई है, क्योंकि पुतिन के जवानों के पास उसमें भरने के लिए गोली तक नहीं बची। इसी वजह से वो तीर चलाकर ज़ेलेंस्की की सेना से जंग लड़ेंगे।
हालांकि कहा जा रहा है कि रूसी सैनिक यूक्रेन के सैनिकों को मारने के लिए तीर नहीं चला रहा है, बल्कि वो जंगली जानवरों का शिकार कर रहा है। बताया गया है जंग के बीच अपने खाने के लिए रूसी सैनिक इसी तरह जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। लेकिन इसका वीडियो सामने आने के बाद लोगों ने उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। और इधर राजस्थान में कांग्रेस विधायक जौहरी लाल मीणा के बेटे को दौसा की पॉक्सो कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उस पर आरोप है कि उसने 10वीं की एक छात्रा का गैंगरेप किया। और इसी मामले में गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे दौसा की पॉक्सो कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 13 जनवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। न्यायालय के आदेशानुसार ही गिरफ्तारी वारंट पर गिरफ्तार किया। कांग्रेस विधायक जौहरी लाल मीणा के बेटे के अलावा 2 और लोग भी इस वारदात में शामिल थे, जिन्हें पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। और इस बीच खबर है कि अमेठी लोकसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी ने एक इंटरनल सर्वे कराया है, जिसका नतीजा राहुल गांधी के पक्ष में है। हालांकि राहुल गांधी 2024 में किस सीट से चुनाव लड़ेंगे ये अब तक साफ नहीं है। जबकि स्मृति ईरानी पहले ही उन्हें अमेठी से मैदान में उतरने की चुनौती दे चुकी हैं। खबर है कि कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में अमेठी से राहुल की जीत का दावा किया गया है। मजबूत गढ़ रहा है और हमेशा गांधी परिवार वहां से चुन कर आए हैं, लेकिन अब फैसला तो उनको स्वयं करना होगा। सूत्रों के मुताबिक 2024 में अमेठी को गांधी परिवार के लिए रायबरेली से भी ज्यादा सुरक्षित सीट बताया गया। और उधर ईरान में हिजाब विरोधी आंदोलन में शामिल होने वालों को मौत की सजा पर नया विवाद अब खड़ा हो गया है। इस बार ईरान में कराटे के नेशनल चैंपियन को फांसी दे दी गई और इस खबर के बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। और अमेरिका समेत कई देशों ने ईरान पर हमले तेज कर दिए। अब तक हिजाब विरोधी आंदोलनों में शामिल कई प्रदर्शनकारियों को ईरान में फांसी दी जा चुकी है, लेकिन इस बार की घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया। मेहदी करामी नाम के जिस लड़के को फांसी की सजा दी गई, उसकी उम्र महज 21 साल बताई जा रही है। मेहदी करामी ईरान के लिए कराटे का नेशनल चैंपियन था। कराटे में वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर ईरान की नुमाइंदगी तक करता था, लेकिन उसे फांसी पर लटकाने में ईरान को जरा भी संकोच नहीं हुआ। यहाँ तक कि उसके एक कोच को भी उसी के साथ मौत की सजा दे दी गई। और आरोप ये लगाए गए कि उन दोनों ने न केवल हिजाब विरोधी आंदोलनों में हिस्सा लिया था, बल्कि कोर्ट ने दोनों को एक पुलिसकर्मी की हत्या में शामिल होने का भी दोषी माना। केवल 1 हफ्ते के अंदर ईरान की अदालत ने सुनवाई भी खत्म कर ली और दोनों को सजा भी सुना दी, जिसके बाद ईरान में भी बवाल शुरू हो गया। मेहदी करामी के वकील ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर बताया कि उसे केस कोर्ट के सामने रखने तक नहीं दिया गया। मतलब ये कि ईरान की पुलिस ने मनमाने तरीके से उसे सजा दे दी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार के उच्च आयुक्त और यूरोपियन यूनियन तक ने ईरान को चिट्ठी लिख दी। ईरान से फांसी पर रोक लगाने की मांग की गई, लेकिन ईरान ने उसके देश के कानून में दखल बताते हुए खारिज कर दिया। आरोप है कि मेहदी करामी मरने से पहले अपने परिवार से मिलना चाहता था, लेकिन ईरान की पुलिस और वहाँ के कानून ने उससे वो अधिकार भी छीन लिया। अब तक ईरान में 41 प्रदर्शनकारियों को सजाए मौत दी जा चुकी है। और इधर श्रीलंका के खिलाफ ताबड़तोड़ पारी खेलने के बाद कई दिग्गज क्रिकेटरों ने सूर्य कुमार यादव की तारीफ की। विराट कोहली ने तो अपने इंस्टाग्राम पर उनकी एक तस्वीर भी पोस्ट की, जिसे देखने के बाद सूर्य कुमार यादव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने इसे अपने लिए सबसे बड़ा सम्मान बताते हुए विराट का शुक्रिया अदा किया। मजा आ गया। सूर्य कुमार यादव ने आखिरी T20 मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ शतक जड़ा था, जिसका जश्न सूर्य कुमार यादव के साथ ही उनके प्रशंसकों ने भी मैच खत्म होने के कई घंटे बाद तक भी मनाया। उधर पश्चिमी मीडिया ने यह आरोप लगाया कि रूस ने अपने ही सैनिकों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि वो यूक्रेन के सामने सरेंडर करने की योजना बना रहे थे, जो रूस के कमांडर और खुद पुतिन को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं। यूक्रेन का दावा है कि इसी वजह से रूस ने बागी सैनिकों को गोली मारने के आदेश दे दिए, ताकि बगावत की खबर बाकी सैनिकों तक ना पहुंच पाए। यूक्रेन के मुताबिक रूस ने इसके लिए अपनी नेशनल गार्ड यूनिट का इस्तेमाल किया, जिसने सरेंडर की तैयारी में बैठे सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया। यूक्रेन ने आरोप लगाया कि रूस के सैनिक अब जंग से बुरी तरह परेशान हो चुके हैं। यही वजह है कि वो सरेंडर करने की कोशिश में थे। हालांकि रूस ने उन्हें हथियार डालने से पहले ही जान से मार दिया। और इस बीच जम्मू कश्मीर के अनंतनाग का तेथन गांव आजादी के 75 साल बाद रोशन हुआ। वहां पर 75 साल बाद बिजली का कनेक्शन लोगों के घरों तक पहुंचा। और अनंतनाग का तेथन गांव पीएम विकास पैकेज स्कीम के तहत रोशन हुआ। इस गांव में 75 सालों से लोग अपनी जरूरतों के लिए लकड़ी, मोमबत्ती और दिए पर निर्भर थे। उधर खबर है कि रूस के तेल पर लगे प्राइस कैप का बड़ा फायदा भारत को मिलेगा। खबर है कि रूस का जो तेल अब तक यूरोप के देशों को पहुंचा करता था, वो अब भारत को सप्लाई किया जाएगा, जिसका सीधा मतलब ये है कि रूस और भारत के बीच का कारोबार प्राइस कैप के बाद और ज्यादा बढ़ना तय है। भारत पहले ही रूस का कच्चा तेल खरीद रहा है, जिस पर रूस भारत को तगड़ा डिस्काउंट भी दे रहा है।
यूक्रेन में जंग छिड़ने के बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल महंगा है, लेकिन रूस से मिलने वाला डिस्काउंट भारत के लिए मुनाफे का सौदा बना हुआ था। भारत जितना ज्यादा कच्चा तेल रूस से लेता है, उतना ही उसे तेल पर मुनाफा होता है। लेकिन खबर यह है कि आर्कटिक से निकलने वाला रूस का कच्चा तेल अब तक केवल यूरोप तक पहुंचता था, लेकिन अब वो कच्चा तेल भी भारत को सप्लाई किया जाएगा, जिसका सीधा मतलब ये है कि भारत कच्चे तेल पर होने वाले खर्च को कम कर पाएगा। और इधर खबर है कि पंजाब के तरन तारण में जेल में बंद सिद्धू मूसेवाला की हत्या के 2 आरोपियों ने दूसरे कैदियों पर हमला कर दिया, जिसमें 3 कैदी घायल हो गए। और सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोपी गैंगस्टर दीपक टिनू और मनदीप मना पर आरोप है कि उन्होंने तरन तारण की गोविंदवाल जेल में अपने साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। इसमें 3 कैदी घायल हो गए, जिसके बाद जेल प्रशासन ने इस घटना की जांच शुरू कर दी। उधर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित कवि प्रोफेसर रहमान राही का 97 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्होंने श्रीनगर में अपने घर पर अंतिम सांस ली। और उनके निधन पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शोक जताया। जम्मू कश्मीर के कवि प्रोफेसर रहमान राही को साल 2000 में पद्मश्री पुरस्कार, जबकि 2007 में सबसे बड़े साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने ये दावा किया कि यूक्रेन ने रूसी सेना के कब्जे वाले डोनेस्क के एक इलाके में जमकर गोलीबारी की, और बताया जा रहा है कि यूक्रेन की तरफ से किए गए हमलों में रूस को भारी नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि जेलेंस्की की सेना ने पुतिन की फौज पर चुन-चुन कर रॉकेट बरसाए। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन के हमलों में रूस के 2 थर्मल पावर प्लांट पूरी तरह से बर्बाद हो गए, जबकि उसके कुछ सैनिक भी घायल हुए। बताया जा रहा है कि रूस के कब्जे वाले डोनेस्क के कई इलाकों में यूक्रेन की सेना तेजी से गोलीबारी करते हुए आगे बढ़ रही है। यूक्रेन का दावा है कि उसके सैनिक लगातार पुतिन के जवानों को पीछे हटने पर मजबूर कर रहे हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन की सेना डोनेस्क में रूसी फौज को कहर बरपाने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। और खबर है कि ऐसा इसलिए क्योंकि जेलेंस्की के जवान अब किसी भी सूरत में डोनेस्क को पुतिन के पंजे से छुड़ाना चाहते हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि डोनेस्क में रूसी सेना हथियारों की कमी से जूझ रही है, और इसी का फायदा उठाते हुए यूक्रेन अब रूस पर कहर बरपाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक यूक्रेन की तरफ से किए गए रॉकेट हमलों में रूसी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। बताया जा रहा है कि रूसी सेना की डोनेस्क के जिन हिस्सों पर कब्जा किया है, उसको यूक्रेन धीरे धीरे छुड़ा रहा है, लेकिन ये पुतिन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि इस जंग में उनके हाथ अब तक ज्यादा कुछ नहीं लगा है। लेकिन अब अगर डोनेस्क भी यूक्रेन वापस ले लेगा तो पुतिन के हाथ कुछ नहीं बचेगा। और इधर जियो ने देश के 10 और शहरों में ट्रू 5G सेवा की शुरुआत कर दी है, यानी कि इन 10 शहरों में अब लोग भी जियो की इस डिजिटल क्रांति का फायदा उठा सकेंगे और 5G का इस्तेमाल कर सकेंगे। जिन 4 राज्यों के 10 शहरों में जियो की ट्रू 5G सेवा शुरू की गई, उनमें उत्तर प्रदेश के आगरा, कानपुर, मेरठ और प्रयागराज का नाम शामिल है। इनके अलावा आंध्र प्रदेश के तिरुपति और नेल्लोर, जबकि केरल के कोषिकोड और त्रिशूर में भी लोग इसका लाभ उठा सकेंगे। महाराष्ट्र के नागपुर और अहमदाबाद में भी जियो की ट्रू 5G सेवा शुरू हो गयी। उधर चीन के चांगसिंग शहर में नौकरी से निकाले गए सैकड़ों कर्मचारी पुलिस से ही भिड़ गए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो पुलिस वालों पर हमला करते नजर आए। सामने आए वीडियो में लोगों के हमले से बचने के लिए पुलिस के जवान पीछे हटते दिखाई दिए, लेकिन गुस्साई भीड़ के हाथ जो भी आया वो उसी से उन पर हमला करती रही। चोंगसिंग शहर की सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने काफी देर तक हंगामा किया। चीन में कोरोना महामारी को लेकर लागू प्रतिबंध हटा दिए गए हैं, लेकिन आरोप है कि लोगों को काम से अब भी निकाला जा रहा है। बताया गया कि वायरल वीडियो चोंगसिंग शहर के एक कंपनी के बाहर का है, जहां नौकरी से निकाले जाने से नाराज कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें रोकने के लिए पुलिस उनके बीच आई, उन्होंने पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ा। हवा के पर कतरना अब जरूरी हो गया, हवा के पर कतरना अब जरूरी हो गया, परवाज भरना अब जरूरी हो गया। 100 बात की एक बात कही शाद ने, खामोशियां अब हावी हो रही हैं, खुलकर बात करना अब जरूरी हो गया। तो मिलते हैं कल, जब घड़ी इशारा करेगी 9 बजे रात का। वक्त एक बार फिर होगा 100 बात की एक बात का।